वो एक लेजेंडरी मार्शल क्लैन में एक बास्टर्ड के रूप में पैदा हुआ था और उसे हमेशा एक मिस्टेक की तरह ट्रीट किया गया। उसे क्लैन से निकाल दिया गया, उसका शिकार किया गया और आखिर में उसी के अपने खून ने उसे मार डाला। उसकी कहानी वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मौत ने उसे वापस पास्ट में भेज दिया, एक टेरिफाइंग एबिलिटी के साथ, वेपन्स को डिवावर करने और उनकी मेमोरीज इनहेरिट करने की ताकत। हर ब्लेड जिसे वो कंज्यूम करता है वो सिर्फ उसके बॉडी को नहीं बल्कि उसके माइंड को भी शार्प बनाता है। राइवल्स, मॉन्स्टर्स और ट्रेटर्स से घिरा हुआ वो एक ऐसे रास्ते पर चलता है जो ब्लड और स्टील से भरा हुआ है। जब वेपन्स अपनी बैटल्स याद रखते हैं तो उस आदमी का क्या होता है जो उन सबको खा जाता है? चलो पता लगाते हैं। साउथ कोरिया के अनइनहेबिटेड नॉर्दर्न टेरिटरीज में कहीं एक क्राउड इकट्ठा हुआ था। लड़के ने नर्वसली दूसरों की तरफ देखा। तभी एक आदमी उसके पास आया और पूछा, क्या ये उसकी पहली एक्सपीडिशन है? वो मुस्कुराया और बोला कि वो पोर्टल्स और डंजन्स में जा चुका है, लेकिन कभी अनइनहेबिटेड लैंड्स में नहीं गया और यही उसे अनश्योर बना रहा है। आदमी हंसा और बोला कि वर्स्ट के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना, क्योंकि ये वो जमीन है जहाँ शुरुआत से किसी इंसान ने कदम नहीं रखा, इसलिए यहाँ मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं और एंशिएंट मॉन्स्टर्स से टकराना तय है। लड़के ने पूछा, क्या उनका लीडर फेमस ली वॉरियर क्लैन से है? उसने सुना था कि वो क्लैन के पेट्रियार्क का भाई है और बहुत स्ट्रांग होगा। आदमी ने उसे देखा और कहा कि वो बस एक बास्टर्ड है जिसे उसकी बेकारियत के कारण क्लैन से निकाल दिया गया था। वो MC ली चॉल के बारे में बात कर रहे थे, जो फेमस ली वॉरियर क्लैन का 9वां इलेजिटिमेट बेटा था। ये सुनकर उसने नर्वसली अपनी तलवार पकड़ ली और आदमी ने कहा कि वो ना सिर्फ अनटैलेंटेड है बल्कि उसमें एम्बिशन भी नहीं है। इतनी कम उम्र में भी वो मार्शल आर्ट्स के सिर्फ 7th रैंक तक पहुंच पाया है। ऐसे इंसान पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? तभी एक मास्क्ड आदमी चॉल के पास आया और उसे आगे बढ़ने को कहा और उसने सोचते हुए हाँ कर दी। चलते हुए उसने सोचा कि डार्क सोर्ड ट्रूप उसका पीछा कर रही है, जो क्लैन पेट्रियार्क के डायरेक्ट मर्सनरीज हैं और थियोरेटिकली उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन उनके इरादे कुछ और लग रहे थे जिससे उसे बहुत बुरा एहसास हो रहा था। कभी उसने एक बेहतर फ्यूचर का सपना देखा था और बचपन से ही समझ गया था कि फेमस वॉरियर क्लैन का एयर होना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टील सिलेक्शन रिचुअल में उसे क्लैन के सबसे बेहतरीन वेपन के रूप में चुना गया था और उसने सोचा था कि मेहनत करके वो रिस्पेक्ट कमा लेगा और फाइनली रिकॉग्नाइज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि उसने ऐसी मेरिडियंस कभी नहीं देखी जिनकी लो परमिएबिलिटी के कारण वो ना मैजिक कर सका है और ना मार्शल आर्ट्स आसानी से सीख सका है। अगर वो 9th रैंक तक भी पहुंच जाए तो वो एक मिरेकल होगा। ये सुनकर उसके पिता डिसअपॉइंटेड हो गए और बाकी लोगों ने भी उसके रिचुअल की सक्सेस को लक मान लिया। इतनी खराब डायग्नोसिस के बावजूद उसने पूरी मेहनत की और डॉक्टर को गलत साबित कर दिया। 25 साल की उम्र में वो 7th रैंक तक पहुंच गया और बहुत खुश हुआ। भले ही उसके भाई बचपन में ही ये हासिल कर चुके थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही। 30 की उम्र में उसे क्लैन से एग्जाइल कर दिया गया और अगर उसका बड़ा भाई ना होता तो वो सीधे कब्रिस्तान पहुंच जाता। तब से वो 10 सालों से छुपता फिर रहा है। हालात और खराब हो गए, अनइनहेबिटेड लैंड्स बढ़ने लगे और मॉन्स्टर अटैक्स आम हो गए। एक टनल में होमलेस लोग बैठे थे। तभी हवा एक न्यूज़पेपर उड़ाकर MC के चेहरे पर ले आई। उसने पढ़ा और जाना कि उसके पिता पेट्रियार्क ली ताइशीन मर चुके हैं। तभी डार्क सोर्ड स्क्वाड उसके पास आई। उसने कॉशियसली पूछा कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढा, लेकिन जवाब में उसे एक लेटर दिया गया जिसमें ऑर्डर था। उसने साई लिया और पढ़ा कि उसे अनइनहेबिटेड जोन B1 की रिकॉनेसेंस करनी है जो पेट्रियार्क ली गनसंग ने दिया है। उसने सोचा ये फैमिली उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। क्या तीसरे भाई ने पावर ले ली? और बड़े भाई का क्या हुआ? मर्सनरीज ने कहा 1 घंटे में साइट पर मिलना है। उसने पूछा बड़े भाई का क्या हुआ, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। उसने पूछा इस मिशन का मतलब क्या है? 10 साल से उसने तलवार नहीं उठाई और वो सिर्फ 7th रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है। एक मर्सनरी ने पूछा क्या वो ऑर्डर्स रिफ्यूज कर रहा है? उसने तलवार पर हाथ रखा और सोचा कि पेट्रियार्क के आदेश को मना करना मौत की सजा है, इसलिए उसने मान लिया। तुरंत वो दोनों गायब हो गए और उसने गुस्से में लेटर कसकर पकड़ा और ऐसे वो इस फॉरेस्ट में पहुंचा। किसी ने आगे कुछ नोटिस किया और देखा कि यहाँ एक अबैंडन्ड एस्टेट है। ये कहाँ से आया? मर्सनरीज बोले अंदर चलते हैं और तलवार निकाल कर आगे बढ़े। अंदर जाते ही उन्होंने एक ह्यूज मॉन्स्टर स्कल और उसके पास ह्यूमन स्केलेटन्स का ढेर देखा, जिससे सब शॉक्ड हो गए। तभी मर्सनरीज की आंखें बदल गईं और उन्होंने सिग्नल दिया और तुरंत सोर्ड्समैन पर टूट पड़े। कुछ समझ पाते उससे पहले ही सबको मार दिया गया। चॉल और बाकी लोग डर गए और एक ने पूछा ये क्या कर रहे हो? मर्सनरी ने हंसकर कहा कि उन्हें पहले से पता था कि उनकी डेथ तय है। उसने एक आदमी पर झपटते हुए कहा कि ये उनके लिए ऑनर है कि ग्रेट ली क्लैन उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उससे पहले MC ने उसकी छाती में तलवार घोंप दी और पूछा किसने उसे मारने का आदेश दिया? मर्सनरी ने कहा पेट्रियार्क ने, और उन्हें यहाँ लाकर सबको पेनलेसली मारने को कहा गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा पेनलेस तभी होगा जब वो रेजिस्ट ना करें। चोल ये देखकर हैरान था कि उसके वुंड्स हील हो रहे हैं। तभी पीछे से हमला हुआ, लेकिन मर्सनरी तेज था और उसने उसे खत्म कर दिया और चोल पर वार किया, लेकिन वो गिरकर बच गया। मर्सनरी ने कहा उसे उससे ज्यादा उम्मीद थी, भले ही वो हाफ ली है। फिर उसने उसे जोर से मारा और वो उड़कर मॉन्स्टर स्कल से टकराया और उसके मुंह से खून निकल गया। उसने दांत भींचे और सोचा वो ऐसे नहीं मर सकता। उसने तलवार ढूंढी और स्कल में फंसी एक तलवार देखी जो पावरफुल लग रही थी। उसने उसे खींचा, लेकिन वो डस्ट में टूट गई और वो शॉक्ड रह गया। मर्सनरी पास आया और बोला कि उसे उससे इतनी यूजलेसनेस की उम्मीद नहीं थी और वो उसे ऑनरेबल डेथ देगा। उसने तलवार से उसके पीठ पर वार किया और वो जमीन पर गिर गया और सोचा क्या यही अंत है? उसकी पूरी जिंदगी स्ट्रगल और भागने में गई। काश वो टाइम वापस कर पाता। तभी वो टूटी हुई तलवार की ब्लैक डस्ट उसे घेरने लगी और आंखें बंद करते ही उसने अपने पिता की आवाज सुनी। पेट्रियार्क ने पूछा क्या ये यूजोंग का बच्चा है और क्या हुआ? सबॉर्डिनेट ने कहा वो पहले ही मर चुकी थी। MC ने आंखें खोली और देखा कि वो उसका पिता है और
वो शॉक्ड था क्योंकि वो मर चुका था। उसने देखा कि पिता और बटलर दोनों जवान हैं और जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसे बेबी के हाथ दिखे और वो शॉक हो गया। वो पैनिक में हाथ हिलाने लगा और सोचने लगा क्या हुआ, क्या वो हेवन में है या ये इल्यूजन है। पिता ने बटलर से कहा इसका नाम यंग रखो, इसे नैनी और डार्क सोर्ड स्क्वाड गार्ड्स दो और इसे 8th चाइल्ड के साथ स्टील रिचुअल करवाओ। बटलर ने कहा वो अभी रेडी नहीं है और 8th डॉटर उससे कुछ महीने बड़ी है। लेकिन पिता ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे MC अनईजी हो गया। उनके जाने के बाद उसने राहत की सांस ली और सोचा ये सब मेमोरी नहीं हो सकता, ये सच है। क्या वो सच में पास्ट में लौट आया है? कुछ महीनों बाद ली क्लैन में रिचुअल का दिन आया जहां वेपन्स रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और टैलेंट्स बताते हैं। उसके पिता को कई सोर्ड्स ने चुना था और वो महान सोर्ड्समैन बने और उसके बड़े भाई को सोर्ड स्क्रोल्स और स्टाफ ने चुना था जिससे वो बैटल मेज बना। और अब उसकी बारी थी। उसकी नैनी मूनगावा ने उसे तैयार किया और कहा वो बहुत हैंडसम लग रहा है और आज वो रो भी नहीं रहा जैसे बड़ा हो गया हो। उसने उसे गोद में लिया और मुस्कुराकर कहा कि उसे यकीन है वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देगा। उसके पास एक ग्रेट डेस्टिनी है और आज का दिन उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसके सामने एक ग्रेट फ्यूचर था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि नैनी उसके लिए एक मदर जैसी थी, लेकिन एक भाई की हेट्रेड की वजह से उसे डिसमिस कर दिया गया था। उस दिन हेवी रेन के बावजूद वो वापस जाने के लिए ईगर थी, इतनी कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। वही एक इंसान थी जो उसकी चिंता करती थी और हमेशा उसके साथ रहती थी, लेकिन अब वो उन्हें फिर से अलग नहीं होने देगा। उसने उसके चेहरे को छुआ और जब उसने उसे हग किया तो उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि वो उसे किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद एक सर्वेंट उनके पास आया और अनाउंस किया कि सब कुछ रेडी है और गावा ने यंग की तरफ देखा जैसे उसे जाने का इशारा कर रही हो। थोड़ी देर बाद वही सर्वेंट पेट्रियार्क के पास गया और इन्फॉर्म किया कि रिचुअल के लिए सब तैयार है और उसने मेड्स की क्राउड की तरफ मुड़कर कहा कि अब उन्हें चलना चाहिए। उसके बाद सब लोग स्टेडियम की तरफ निकल गए जहां पहले से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। क्लैन रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन बच्चों को देखा जिन्हें नैनीज उठाकर ला रही थीं और यंग पर खास अटेंशन गया क्योंकि वो एक इलेजिटिमेट सन था जिसे सीक्रेट में लाया गया था। बेक्वायुन जो क्लैन मेट्रियार्क थी उसने हल्का सा भौं सिकोड़कर उसे देखा और ली ताई होंग जो पेट्रियार्क का एडवाइजर था मुस्कुरा दिया। हेयर्स काफी रिस्ट्रेंट के साथ बिहेव कर रहे थे। ली म्योंग जुंग जो क्लैन का फर्स्ट हेयर था उसने सबसे पहले बात की और मुस्कुराकर कहा कि वो अभी बहुत छोटा है और उसे याद नहीं कि किसी ने भी ये रिचुअल इन्फेंसी में अंडरगो किया हो। उसने अपने भाई की तरफ देखा और पूछा वो सही कह रहा है ना? गन सॉन्ग जो थर्ड हेयर था उसने इरिटेशन के साथ जवाब दिया कि उसे तो याद भी नहीं और ये इडियट कहाँ से आ गया। इसके बाद पेट्रियार्क ने अपना हाथ हिलाकर रिचुअल ऑफ स्टील की शुरुआत का ऐलान किया और नैनी को कहा कि 8th एयर हुआ को लाया जाए। उसे एक ब्लैक स्टोन पर बैठाया गया जिसके बाद ताइहोंग ने अपने कपड़ों के नीचे से एक नाइफ निकाली और उसकी उंगली में चुभोया जब तक खून निकलने न लगा, जिससे वो तुरंत रोने लगी। जैसे ही उसका खून स्टोन को छुआ एक रिएक्शन शुरू हो गया और मैजिकल फ्लो एक सोर्ड की तरफ खिंच गया। वो आइवरी सोर्ड थी जो आर्मरी की सबसे वैल्यूएबल सोर्ड थी, ए ट्रू मास्टरपीस ऑफ ब्लैक स्मिथिंग आर्ट जिसने कई सालों से किसी भी एयर को चूज नहीं किया था। पेट्रियार्क ने तुरंत उस सोर्ड को अपनी तरफ खींचा और स्किलफुली पकड़ लिया। फिर अपनी बेटी को देखकर कहा कि अब से आइवरी सोर्ड उसी की है। सर्वेंट्स बहुत खुश हुए और हुआयोन को कंग्रेचुलेट करने लगे कि उसने लॉर्ड को एक और टैलेंटेड चाइल्ड दिया है। ये सच में एक ग्रेट इवेंट था। वो मुस्कुराई और उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन जैसे ही यंग की बारी आई उसका चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। क्राउड में लोग फुसफुसाने लगे कि क्या ये किसी दूसरी औरत से पैदा हुआ बच्चा है और बास्टर्ड्स पर यह रिचुअल कैसे किया जा सकता है। तैह्युंग ने यंग को स्टोन पर बैठाया और उसकी उंगली में चुभोया, लेकिन अपनी बहन के विपरीत वो रोया नहीं, बस हल्का सा विंस किया। उसके पिता ने उसका सिर सहलाया और कहा कि उन्हें उस पर गर्व है और उसने एक्साइटेड होकर सोचा कि अब वो समय आ गया है। अपने पिछले जीवन में उसे एक हेवनली रैंक्ड सोर्ड ने चूज किया था जिसे प्योर इको कहा जाता था। उसका खून स्टोन पर गिरा और वो सोचने लगा कि क्या सब कुछ पहले जैसा ही होगा। कुछ मिनट पहले की तरह जब सब लोग इस बास्टर्ड के बारे में फुसफुसा रहे थे तब हुयुंग का चेहरा और भी डार्क हो गया और तैह्युंग ने उसकी आंखों में कोल्ड फ्यूरी नोटिस की। ये उसके भाई के सीक्रेट अफेयर का रिजल्ट था जो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। उसे इस बच्चे पर तरस आया क्योंकि उसका फ्यूचर बहुत कठिन होने वाला था। एक बास्टर्ड के रूप में उसे इस फैमिली में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तभी चीफ एल्डर ली क्यूजेंग उसके पास आया और बोला कि वो देख रहा है कि वो इस इलेजिटिमेट चाइल्ड में काफी इंटरेस्ट ले रहा है। तैह्युंग ने ऊपर देखकर उसे नर्वस तरीके से ग्रीट किया और मन ही मन सोचा कि उसे नहीं पता ये बूढ़ा क्या सोच रहा है, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। उस बूढ़े ने पूछा क्या लॉर्ड खुद इस बच्चे को लाए हैं? उसने कंफर्म किया और कहा कि डार्क सोर्ड स्क्वाड उसे ढूंढ कर लाई थी। एल्डर ने कहा कि उसे समझ नहीं आता उनका महान लॉर्ड क्या सोच रहे हैं कि एक न्यूबॉर्न बास्टर्ड ऑफ अननोन पेरेंटेज पर रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है। उसे पता होना चाहिए कि लेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए ये एक्ट पूरी तरह यूजलेस है। तैह्युंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और पूछा उसने क्या कहा। चोजोंग ने तुरंत अपॉलॉजी दी, लेकिन क्लियरली वो सिंसियर नहीं था और बोला कि बहुत लोग उस कहानी को जानते हैं कि वो खुद भी एक इलेजिटिमेट सन था जिसे किसी वेपन ने चूज नहीं किया था। बास्टर्ड हमेशा बास्टर्ड ही रहता है। उसने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर मारी और कहा कि बास्टर्ड को अपनी जगह पता होनी चाहिए। तैह्युंग अब और सहन नहीं कर पाया और उसने ऊंची आवाज में एल्डर से कहा कि वो अपनी लिमिट्स ना भूले और वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन बूढ़ा अब उसकी बात नहीं सुन रहा था क्योंकि वो रिचुअल साइट को चौड़ी आंखों से घूर रहा था। तैह्युंग ने भी वहां देखा और नीचे एक बहुत तेज रोशनी का फ्लैश हुआ। बूढ़े ने शॉक में पूछा ये कैसे पॉसिबल है। इसके उलट तैह्युंग बहुत खुश हो गया और आगे झुककर बोला कि वो अपनी आंखों से देख रहा है, लेकिन फिर भी यकीन नहीं हो रहा। सभी वेपन्स एक साथ चमक उठे और सभी ने MC को चूज कर लिया। ब्लड स्पिरिट स्पीयर, फ्यूज्ड सोर्ड, डिवाइन क्रॉसबो ऑफ द सेंसिटिव ड्रैगन रेलिक, सब
उसके खून पर रिएक्ट कर रहे थे। किसी ने चिल्लाकर कहा ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ तक कि जिन वेपन्स के ऑलरेडी ओनर्स थे वो भी रिएक्ट कर रहे थे। म्योंगजुंग की सोर्ड भी चमक उठी और उसने हैरानी से पूछा ये कैसे हो सकता है। उसने अपने भाई की तरफ मुस्कुराकर देखा और पूछा क्या ये मिरेकल नहीं है? उनका छोटा भाई जरूर इनक्रेडिबल टैलेंट रखता है। उसने बिना किसी इंटरेस्ट के उसकी बात मान ली, जबकि क्राउड कंफ्यूजन में एक दूसरे से पूछने लगी कि ये क्या हुआ, क्योंकि इलेजिटिमेट चिल्ड्रन में टैलेंट नहीं होता, लेकिन रिचुअल ऑफ स्टील कभी फेल नहीं होता। तैह्युंग ने सबको चुप रहने का आदेश दिया और तुरंत सन्नाटा छा गया। उसने कहा कि क्लैन के लॉ के अनुसार जितने भी वेपन्स यंग ने चूज किए हैं वो सब उसे मिलते हैं, लेकिन ये सिचुएशन अनयूजुअल है, इसलिए वो सबकी सजेशन सुनेगा। उसके भाई ने हाथ उठाया और कहा कि उसके पास एक ऑप्शन है। वो मुस्कुराया और बोला कि भले ही ये क्लैन का लॉ हो, लेकिन इस बच्चे को सारे वेपन्स देना रिचुअल के मीनिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि ये रिचुअल जनरेशन दर जनरेशन चलता है, इसलिए बेहतर होगा कि उसे खुद अपना वेपन चूज करने दिया जाए। तैह्युंग को ये प्रपोजल पसंद आया और उसने उंगलियां चटकाकर सारे वेपन्स उसके सामने रख दिए और अपने बेटे को भी वहां बिठा दिया। उसने सभी वेपन्स उसके सामने फैलाकर कहा कि वो खुद चूज करे। एमसी हैरान था, क्योंकि सब कुछ पहले से अलग हो रहा था, लेकिन उसके लिए ये बहुत अच्छा था और वो इस मौके को नहीं खोएगा। वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ा। उसके सामने ड्रैगन स्लेयर सोर्ड, एक सेक्रेड स्पीयर जो बोधिसत्वा बेलुगा वेल की बोन्स से फोर्ज्ड थी, वलहैन स्टाफ जो वर्ल्ड ट्री से बना था जिसमें फेरीज सोती हैं, सेलेस्टियल स्फीयर्स की सोर्ड जो प्लैनेट्स के अलाइनमेंट में फोर्ज्ड हुई थी। ऐसे कई महान वेपन्स उसके सामने थे, लेकिन उसे कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि वो पहले ही अपना चॉइस कर चुका था। जैसे ही उसने उस सोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, उसके पिता हैरान रह गए। ये वही सोर्ड थी जिसे क्लैन फाउंडर अनचार्टेड लैंड से लाया था। धूल और रहस्य में लिपटी हुई ये सोर्ड हमेशा से पजल रही थी। ब्लैक ट्वाइलाइट, इसके बारे में इतना ही पता है कि इसे हेवनली सोर्ड्स में ऑफिशियली काउंट नहीं किया जाता, लेकिन फाउंडर की सोर्ड होने के कारण इसे उनके साथ रखा जाता है। किसी भी जनरेशन में इस सोर्ड ने किसी को चूज नहीं किया था। क्या इस बच्चे ने इसे सिर्फ विम पर चूज किया? उसने यंग को अपनी बाहों में उठाया और पूछा क्या ये हेवन का संकेत है? इसके बाद उसने सोर्ड उठाई और जोर से अनाउंस किया कि यंग ने ब्लैक ट्वाइलाइट चूज की है और रिचुअल खत्म हो गया। क्वायोन ने मन ही मन सोचा कि ये ली यंग नाम का लड़का जो अचानक सामने आया है, अगर उनके रास्ते में आया तो वो उनका खून पी जाएगा, और अगर उसने इंटरफियर किया तो उसे खत्म करना पड़ेगा। साल गुजर गए और यंग अब 9 साल का हो चुका था। उसने अपनी नैनी को आवाज दी और बताया कि वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, और वो तुरंत उसके पास आ गई और बोली कि वो उसे छोड़ने चलेगी। उसने कहा कि वो खुद जा सकता था, लेकिन नैनी ने मना कर दिया और दोनों साथ चल पड़े। उसने पूछा कि वो स्पेसिफिकली फर्स्ट हॉल क्यों जा रहा है, जबकि बाकी ट्रेनिंग ग्राउंड्स खाली हैं और फर्स्ट हॉल भी इतना बड़ा नहीं है। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। तभी अचानक पीछे से किसी की चीख सुनाई दी। नैनी ने मुड़कर कहा कि उसे लग रहा है ये आवाज 7th लैंडिंग से आई है, जहाँ 8th एरेस ट्रेनिंग कर रही है। इंस्ट्रक्टर उसे सिखा रहा था कि तलवार को इतना टाइट मत पकड़ो वरना उसकी उंगलियां टूट जाएंगी, और उसे वर्टिकल स्ट्राइक दोबारा करने को कहा। उसने तलवार घुमाई और एमसी ने इशारा करके कहा कि वो 8th हेरेस है। गावा ने कहा कि उसे बिग सिस्टर बुलाना चाहिए, वरना अगर किसी ने सुन लिया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। उसने सोचा कि वो उससे सिर्फ 5 महीने बड़ी है, इसलिए वो इतनी बड़ी भी नहीं है। इंस्ट्रक्टर ने उसे समझाया कि सोर्ड उसके बॉडी का हिस्सा बननी चाहिए और उससे केयरलेस तरीके से स्विंग नहीं करना चाहिए। स्ट्राइक नीट और प्रिसाइज होनी चाहिए। वो इन सब बातों से इरिटेट हो गई और उसने तलवार नीचे फेंक दी और गुस्से में चिल्लाई कि वो उससे तंग आ गई है और वो हमेशा उसे क्यों डांटता रहता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तलवार कैसे पकड़ते हैं। इंस्ट्रक्टर बेक ली ह्युन ने कहा कि ये सब उसके भले के लिए है और उसे शांत होकर फिर से कोशिश करनी चाहिए। उसे यकीन था कि वो सफल होगी। यंग ने उसकी तरफ इशारा करके नैनी से पूछा कि ये आदमी कौन है जिसे उसकी सिस्टर को सिखाने का इतना बेकार काम दिया गया है। नैनी ने बताया कि वो एबनी स्क्वाड का कमांडर बेक ली ह्युन है। उसने उसे ध्यान से देखा और कहा कि वो इतना अच्छा वॉरियर है कि उसे मजबूर होकर एक 9 साल की लड़की को ट्रेन करना पड़ रहा है। नैनी ने उसे चिंतित नजरों से देखा और फिर जोर से कहा कि उसे डरना नहीं चाहिए। जल्द ही उसे एक ऐसा टीचर मिलेगा जो उसकी टैलेंट्स को अप्रिशिएट करेगा। वो रोने लगी और बोली कि वो उसे वैसे नहीं पाल पाई जैसा उसे डिजर्व था और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से नहीं निभा रही। यंग लेडी हुआ को बचपन से ही सब कुछ मिला है और वो यंग ने नाखुशी से कहा कि क्या वो फिर से शुरू हो गई। उसने उसे कई बार बताया था कि वो उसके लिए ग्रेटफुल है। जो कुछ भी उसने उसके लिए किया है, उसकी बातों ने उसे और इमोशनल कर दिया और उसने डिक्लेयर किया कि उसे ऐसे टीचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ अपने पिता के रिस्पेक्ट में आया है और उसके पास पहले से ही अच्छे टीचर्स हैं। और एक नहीं बल्कि कई कुछ देर बाद वो फर्स्ट ट्रेनिंग हॉल पहुंचा। ये हॉल क्लैन का एक हिस्टोरिकल प्लेस था जो ट्रेनिंग हॉल से ज्यादा एक म्यूजियम जैसा लगता था, लेकिन वो यहाँ बेवजह नहीं आया था। उसने वेयर हाउस के दरवाजे खोले जहाँ सबसे एंशिएंट वेपन्स रखे हुए थे। वेयर हाउस में रखे गए वेपन्स को देखते हुए और एक क्रैक्ड सोर्ड नोटिस करके उसने डिसाइड किया कि आज वो इसी से ट्रेनिंग करेगा। पास्ट में लौटने के बाद उसके अंदर चेंजेस आ चुके थे। सबसे सरप्राइजिंग ये था कि वो वेपन्स की मेमोरीज रीड कर सकता था। उसने स्टैंस लिया, डीप ब्रेथ ली और कॉन्सेंट्रेट किया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, सोर्ड एक डार्क स्ट्रीम में घिर गई और वो इस वेपन के फॉर्मर ओनर की मेमोरीज में एंटर हो गया और खुद को ट्रेनिंग करते हुए पाया। सोर्ड के प्रीवियस ओनर की मूवमेंट्स को रिपीट करते हुए उसने सोचा कि यही वो मेमोरीज हैं जो ये वेपन होल्ड करता है। वेपन की एज और ओनर का उससे अटैचमेंट, ये सब उसे क्लियरली दिखाता है कि सोर्ड क्या रिमेंबर करती है। इसी सोर्ड की मदद से उसने 7 स्टार्स टेक्निक मास्टर की। पहला मूव रेड विंड, एक स्विंग के साथ हॉल में डस्ट उड़ गई और उसने मुस्कुराते हुए साई किया और कहा कि उसने फाइनली 7 स्टार सोर्ड के सभी मूवमेंट सीख लिए हैं। पिछले 2 सालों में उसने इस हॉल के
ऑलमोस्ट सभी एंशिएंट वेपन्स की मेमोरीज सीख ली थी। तभी अचानक उसे डोर की क्रीक सुनाई दी और फिर किसी की आवाज आई। आदमी ने कहा कि उसने काफी समय से 7 स्टार सोर्ड टेक्निक की इतनी अच्छी मास्टरी नहीं देखी। एमसी ने मुड़कर देखा तो उसका अंकल खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। क्लैन एडवाइजर ली तेहोंग, जिसकी स्ट्रेंथ 4th रैंक की थी। भले ही वो पेट्रियार्क का हाफ ब्रदर था, लेकिन वो क्लैन का मिनिस्टर ऑफ वॉर था और हाईली ऑनर्ड और रिस्पेक्टेड था। उसके पास्ट लाइफ और इस लाइफ दोनों में वो उन फ्यू लोगों में से था जो जेन्युइनली उसकी केयर करते थे। उसने उसे ग्रीट किया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि वो उससे बिना फॉर्मेलिटीज के बात कर सकता है। वो उस पर बहुत प्राउड है क्योंकि वो रोज यहाँ ट्रेनिंग करने आता है। उसने बताया कि वो अक्सर उसे नोटिस करता है जब वो मीटिंग रूम से निकलता है। उसके लिए ये सब सहना मुश्किल होता होगा जब उसके ब्रदर्स उसे ऐसे ट्रीट करते हैं, लेकिन उसे उम्मीद है कि वो इसे ओवरकम कर लेगा। यंग ने कहा कि सब ठीक है क्योंकि वो एक फेमस क्लैन का हिस्सा है और रिस्पेक्ट तलवार से अर्न करनी होती है। उसने ये उनका फैमिली मोटो के रूप में सीखा है, इसलिए वो स्ट्रांग बनकर रिस्पेक्ट कमाएगा। उसके अंकल को उसकी बात सुनकर थोड़ा सरप्राइज हुआ। फिर उसने आंखें बंद करके सोचा कि ये लड़का इलेजिटिमेट होकर भी ऐसा क्यों है। उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा कि उसकी नेमिंग सेरेमोनी जल्द आने वाली है। भले ही टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो उसका टीचर बनना चाहता है। उसने पूछा क्या वो हैप्पी है, लेकिन यंग ने उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, जिससे वो बहुत शॉक्ड हुआ और उसने पूछा क्यों। यंग ने कहा क्लैन लॉज के अनुसार उसे नाम मिलने से पहले टीचर रखने का कोई राइट नहीं है और वो उसकी वजह से ट्रबल में नहीं पड़ना चाहता। तेहोंग ने कहा कि उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स इन रूल्स पर ध्यान नहीं देते, उन्हें बेस्ट टीचर्स मिलते हैं। उसने उसके शोल्डर्स पर हाथ रखकर कहा कि रूल्स तोड़ना सही नहीं है, भले ही सब तोड़ते हों, और जैसा वो कहता है वो तलवार से रिस्पेक्ट अर्न करेगा। अंकल ने उसे ध्यान से देखा और सोचा क्या वो सच में सिर्फ 9 साल का है, क्योंकि उसकी आईज उसे उसके बड़े भाई की याद दिला रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा कि लगता है वो कुछ नहीं कर सकता और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि वो अपने पिता जितना ही स्टबर्न है। हालात अच्छे नहीं थे और उसे उसकी चिंता हो रही थी, लेकिन शायद अभी भी कुछ ऐसा था जो उसे पसंद आए। यंग की आंखें एंटिसिपेशन में चमक उठी क्योंकि वो इसी का इंतजार कर रहा था। उसने ऑकवर्ड तरीके से सिर खुजाया और कहा कि वो एक्चुअली उससे कुछ मांगना चाहता है, और फिर मुस्कुराते हुए बोला कि वो सीक्रेट वेयरहाउस के नीचे क्या है ये देखना चाहता है। अंकल ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन उसने मना नहीं किया। इसके बाद दोनों कार में बैठकर वेयरहाउस गए। एंट्रेंस पर गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया और डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा और विजिट का पर्पस पूछा। तेह्युंग ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि वो वेयरहाउस का ऑडिट करने आए हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। उसने बैक सीट में बैठे यंग की तरफ इशारा किया और कहा कि क्लैन का यंगेस्ट एयर उसके साथ है और वो उसे दिखाना चाहता है कि एडल्ट्स कैसे काम करते हैं। गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने दिया और जैसे ही वो अंदर गए, एमसी विंडो से बाहर देखते हुए एडमायर करने लगा और मन ही मन सोचा कि उसे ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे उसे सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसने पूछा क्या ये सीक्रेट वेयरहाउस है। अंकल ने पूछा क्या उसे ये जगह सच में पसंद है। यंग ने मुस्कुराकर कंफर्म किया और कहा कि उसे पता है कि क्लैन के ट्रेजर्स और बेस्ट वेपन्स यहीं रखे जाते हैं। उसने बाहर देखते हुए सोचा कि वो कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहा है, लेजेंडरी सोर्ड्स और ऐसे रेलिक्स जिनका एग्जिस्टेंस बिलीव करना मुश्किल है, और अगर कोई इन्हें ढूंढे तो उसे बताया जाएगा कि वो ली वेपन्स वेयरहाउस में ही मिलेंगे। बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर यंग चारों तरफ देखते हुए खुद को रोक नहीं पा रहा था और अंकल ने एलिवेटर बटन दबाते हुए कहा कि बेसमेंट में ऐसे वेपन्स रखे हैं जिन्हें अलग आइसोलेट करना पड़ता है। यंग की आंखें चमक उठी और उसने कहा क्या ये वही सीक्रेट वेयरहाउस है। उसने सुना है कि वहां मॉन्स्टरस रैंक वेपन्स होते हैं जो अपने ओनर को डिवावर कर लेते हैं। अंकल मुस्कुराया और बोला कि उसे काफी नॉलेज है। उसने समझाया कि ऐसे वेपन्स दिल और शरीर को हड्डियों तक खा जाते हैं। ये सुनकर यंग थोड़ा अनईजी हो गया और अंकल ने पूछा क्या वो डर गया है। उसने तुरंत मना किया और तेह्युंग ने कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वहां जा ही नहीं सकता, वो खुद अपर फ्लोर्स पर जाएगा और यंग अभी यहाँ घूम सकता है। एमसी तुरंत एलिवेटर में गया और उसे थैंक्स कहा। दोनों ने गुड बाय कहा और जैसे ही एलिवेटर डोर्स बंद हुए उसने गहरी सांस ली और कहा कि नाइव चाइल्ड बनकर रहना ही सर्वाइव करने का सबसे बेस्ट तरीका है। सीक्रेट आर्मरी का बेसमेंट, जिसे वेपन ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, डेंजरस वेपन आर्टिफैक्ट से भरा हुआ है और उसका मेन गोल बाउंडलेस नाम का वेपन ढूंढना है। अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो एक डैगर है, लेकिन मना से वो किसी भी शेप में बदल सकता है और अपना वेट भी चेंज कर सकता है। ली गनसोंग ने इसे यहीं पाया था और उसे वेरिएबिलिटी टाइटल मिला था और इसी वजह से वो पेट्रियार्क बना था, जबकि एल्डेस्ट सन ज्यादा सूटेड था। इसलिए अगर उसे हिस्ट्री रिपीट होने से रोकना है तो उसे ये वेपन पहले ढूंढना होगा। उसने सर्च शुरू की, लेकिन अभी तक उसे सक्सेस नहीं मिली। उसने साई किया और सोचा कि वो 1 घंटे से डैगर्स चेक कर रहा है, लेकिन बाउंडलेस अभी भी नहीं मिला। वो यहीं कहीं होना चाहिए। उसने जरूर कुछ मिस किया है। उसने एक और डिस्प्ले केस चेक करने का सोचा, लेकिन केयरलेस होकर उसने अपने एल्बो से एक रस्टी डैगर गिरा दी जो लाउड क्लैंग के साथ उसके पैरों के पास गिर गई। उसने उसे देखा और सोचा ये वेपन किस सेंचुरी का होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना लग रहा था। तभी उसकी पावर एक्टिवेट हो गई और एक ब्लैक हेज तुरंत उस डैगर को घेरने लगी। यंग समझ नहीं पाया क्या हो रहा है और जैसे ही उसने ब्लिंक किया वो एक कंप्लीटली अलग जगह पहुंच गया। वो डेड बॉडीज के ढेर के बीच खड़ा था। उसने चारों तरफ देखा और सोचा क्या ये इस डैगर की मेमोरीज हैं। ये पहले देखी हुई मेमोरीज जैसी नहीं है, ये बहुत ज्यादा रियल है, जैसे वो सच में यहाँ मौजूद हो। तभी उसे पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई और उसने तुरंत मुड़कर देखा तो उसके सामने एक विशाल और डरावना क्रीचर खड़ा था। वो इतना टेरिफाइंग था कि उसका खून ठंडा पड़ गया। ये एक ऐसा मॉन्स्टर था जो कभी ब्लू पोर्टल से निकला था और उसने पूरी सिविलाइजेशंस को डिवावर कर दिया था। ये एक अपोकलिप्टिक लेवल मॉन्स्टर था। उसके पैर डर से कांपने लगे और वो पीछे हटने लगा, सोचते हुए कि ये उसे मार देगा। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे और वो डर
से जड़ हो गया था। तभी उसे पीछे फुटस्टेप्स सुनाई दी। वो एक आदमी था। एमसी ने उसे देखा और सोचा ये आदमी कहाँ से आया, और उसी पल वो आदमी तुरंत आगे बढ़ा। बोन्स के ढेर से पुश लेकर वो हवा में ऊंचा उछला और मॉन्स्टर के ऊपर पहुंच गया। फिर उसने अपनी सोर्ड घुमाई और डीमन स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को एक ही वार में 2 हिस्सों में काट दिया। तुरंत उस एंशिएंट मॉन्स्टर का शरीर एक्सप्लोड हो गया और उसके टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे और यंग खून की बारिश में भीग गया। वो शॉक में था कि इस आदमी ने एक ही वार में उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। फिर वो आदमी उसकी तरफ मुड़ा और पूछा वो कौन है। एमसी नर्वस हो गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसे देख पाए। वॉरियर ने पूछा वो यहाँ क्यों आया। उसने सोर्ड दोनों हाथों से पकड़कर उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और कहा कि वो ये सब मर्सी में कर रहा है, उसे दर्द महसूस नहीं होगा और वो उसे वापस भेज देगा। इसके तुरंत बाद उसने यंग पर वार किया जिससे वो बुरी तरह डर गया और अगले ही पल वो स्टोरेज में वापस आ गया। डर के मारे उसने डैगर अपने हाथ से गिरा दी और अपनी सोर्ड को देखते हुए कहा कि उसे अभी भी वो प्रेशर महसूस हो रहा है जो उसे जमीन पर दबा रहा था, जैसे ये सब सच में हुआ हो। उसी समय डैगर से रस्ट हटने लगा। एमसी ने उसे उठाया और समझ गया कि यही बाउंडलेस है। उसने अपनी उंगली काटी जब तक खून न निकले और कहा कि वो एक दिन 100,000 ट्रूप्स का कमांडर बनेगा। और जैसे ही उसने ये कहा डैगर तुरंत स्पार्क करने लगा। उसने उसे ध्यान से देखा और फिर स्विंग किया और वो डैगर तुरंत एक लॉन्ग सोर्ड में बदल गया। उसने कुछ मूव्स ट्राई किए और बाउंडलेस को अलग अलग वेपन्स में ट्रांसफॉर्म किया और फिर मुस्कुराकर कहा कि आखिरकार उसने इसे ढूंढ लिया। टाइम बीतता गया और यंग हमेशा की तरह ट्रेनिंग करता रहा। उसने डमी पर वार किया और साई लिया, सोचते हुए कि वो फिर फेल हो गया। बाउंडलेस मिलने के 1 हफ्ते बाद भी वो डीमन स्लैश मूव नहीं सीख पाया था। सीक्रेट आर्मरी से लौटने के बाद उसने बाउंडलेस को एक रिंग में बदल लिया ताकि कोई पहचान न सके, लेकिन फिर भी वो सोचता रहा कि उस आदमी ने जो मूव दिखाया था वो डीमन स्लैश था। उसने मूव दिखाते हुए उसका नाम भी बताया था, लेकिन शायद उसने सोचा होगा कि अभी उसके लिए ये मूव सीखना बहुत जल्दी है। उस मूव में सिर्फ क्रशिंग फोर्स नहीं बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रेस भी थी जो वो अभी नहीं कर सकता, लेकिन वो जल्दी में नहीं था। वो मुस्कुराया और प्रैक्टिस करता रहा, ये सोचते हुए कि अपने पास्ट लाइफ में वो अपने फैमिली के लिए एक डिसग्रेस था और मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स भी नहीं सीख पाया था। अभी तक ये सिर्फ एक मूव है, लेकिन यही उसकी शुरुआत है और आगे चलकर यही उसकी असली ताकत बनने वाली है। ये उसका पहली बार एंशिएंट मार्शल आर्ट्स को प्रॉपरली छूना था, लेकिन फिर भी वो इसे कर पा रहा था क्योंकि उसने उस आदमी की हर एक मूवमेंट को एग्जैक्टली मेमोराइज कर लिया था। फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आई कि इसका असली फायदा क्या है, क्योंकि वो उस आदमी जैसा एडल्ट नहीं है बल्कि सिर्फ एक 9 साल का बच्चा है जो एक एडल्ट बॉडी की मूवमेंट्स को कॉपी कर रहा है और ऐसा करने से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस टेक्निक को अपने छोटे बॉडी के हिसाब से अडेप्ट करेगा और उसने सोचा कि उसे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ नेचुरली फ्लो होने देना चाहिए। उसने खुद को काम किया, कंसंट्रेट किया और अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोचते हुए कि उसे तलवार को अपने हाइट और वेट के हिसाब से कंट्रोल करना होगा ताकि वो कंफर्टेबल तरीके से उसे यूज कर सके। इसके बाद उसने ऊपर से नीचे की तरफ सोर्ड स्विंग की और उसकी स्ट्राइक इतनी पावरफुल थी कि नीचे का फ्लोर क्रैक हो गया। ये देखकर वो खुद भी थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन फिर खुश होकर बोला कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है और अब उसे सिर्फ प्रैक्टिस करके इसे परफेक्ट करना है और माना को एफिशिएंटली यूज करना सीखना है। उसने काफी देर तक कोशिश की कि वो सब कुछ वैसे ही करे जैसे उसने अपने पास्ट लाइफ में सीखा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था, जैसे कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया हो। उसे लगा कि उसके पास लगातार ट्राई करते रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रेनिंग में पूरी तरह डूबा होने की वजह से उसे ये तक नोटिस नहीं हुआ कि एक वुमन दूर खड़ी उसे देख रही थी और किसी अजीब वजह से हल्का सा मुस्कुरा भी रही थी। जैसे ही उसने एक और स्विंग किया, वो वुमन अचानक अपनी हाइडिंग प्लेस से बाहर आई और बिना किसी डर के उसने उसकी सोर्ड को अपने बेयर हैंड से पकड़ लिया, जिससे वो शॉक होकर तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और उसने पूछा कि उसे ये मूव किसने सिखाया। उसने उसे ध्यान से देखा और कंफ्यूज्ड होकर सोचा कि उसके डार्क हेयर और येलो आईज हैं, जिसका मतलब वो उसी क्लैन की मेंबर है। उसने पूछा कि वो कौन है और उसने हैरानी से कहा क्या वो उसे नहीं जानता, और सच में वो कैसे जान सकता था क्योंकि वो रेयरली बाहर निकलती थी। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उसका नाम पूछा। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, वो खुशी से उसका हाथ हिलाने लगी और बोली कि उसका नाम काफी अनयूजुअल है, और उसने अपना नाम ली क्योंहा बताया और कहा कि वो उससे मिलकर खुश है। एमसी ने तुरंत रियलाइज किया कि ये उसके पिता की छोटी बहन है, जिसके बारे में उसके अंकल ने उसकी पास्ट लाइफ में मेंशन किया था। वो बाकी लोगों से थोड़ी अलग थी और उसके ग्रैंडफादर को वो पसंद नहीं थी। उसके एक्शंस की वजह से उसका डाउनफॉल हुआ था और एमसी ये सोचकर हैरान था कि उसे अपनी खुद की पावर का अंदाजा क्यों नहीं है। ग्योंगा ने उसे गौर से देखा और कहा कि वो थोड़ा वीक लग रहा है और फिर उसके पास आकर दोबारा पूछा कि उसे ये टेक्निक कैसे पता है। उसने पूछा कि वो ये क्यों जानना चाहती है, तो उसने जवाब दिया कि उसे इस टेक्निक में एंशिएंट मार्शल आर्ट्स के ट्रेसेस दिखाई दे रहे हैं और वो इन चीजों में काफी इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो क्यूरियस है। उसने बताया कि एंशिएंट टाइम्स में अर्थ पर जायंट मॉन्स्टर्स रहते थे और पूछा क्या उसे इसके बारे में पता है। फिर उसने अपनी स्लीव से एक बुक निकाली और उसे दे दी और कहा कि ये उसके लिए गिफ्ट है और उसे इसे पढ़ना चाहिए। उसने पेजेस पलट कर देखा और सोचा कि हैंडराइटिंग थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ये क्लियरली माना मैनिपुलेशन टेक्निक है और सिर्फ वही नहीं बल्कि इसमें हाई लेवल मार्शल आर्ट्स भी लिखे हुए हैं। ये देखकर उसे लगा कि शायद उसकी आंट के बारे में जो रूमर्स थे वो सही नहीं है। उसने एक पेज पर कुछ इंटरेस्टिंग देखा और पूछा कि वहाँ क्या लिखा है। वो तुरंत मुस्कुराई और बोली कि ये एंशिएंट टेक्निक है माना कंट्रोल करने की एनर्जी चैनल्स के थ्रू। पहले लोग मेरिडियंस की जगह चैनल्स यूज करते थे। मॉडर्न टेक्निक्स मानती हैं कि QI एनर्जी का सेंटर हार्ट होता है, लेकिन क्या ये सच में सही है? क्या ये कहना सही होगा कि एंशिएंट टेक्निक्स आउटडेटेड हैं? उसने उसकी तरफ देखा और रियलाइज
रियलाइज किया कि उसने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। उसने कहा कि हो सकता है एंशिएंट क्यूई कंट्रोल टेक्निक्स एक्चुअली ज्यादा बेहतर हों। उसने बताया कि बहुत कम मैन्यूस्क्रिप्ट्स बचे हैं और वो स्ट्रेंथनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की एंशिएंट टेक्निक्स ढूंढ रही है। यंग ने ये सुनकर सोचा कि ये वही टेक्निक है जिसकी उसे बाउंडलेस के लिए जरूरत है। वो तुरंत एक्साइटेड होकर सोर्ड की तरफ भागा और अपनी आंट को बुलाया। जैसे ही उसने वेपन को हाथ में लिया, उसने कॉन्सेंट्रेट किया और माना को हार्ट से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया और उसे वापस हार्ट में जाने से रोका ताकि माना चैनल्स में बनी रहे। यही वो मिसिंग पीस था जो उसे उस आदमी की टेक्निक समझने के लिए चाहिए था। इसके बाद उसने सोर्ड स्विंग की और सोचा कि अब सब ठीक होगा, और सच में ऐसा ही हुआ। उसका अटैक पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। उसने टूटे हुए फ्लोर को देखा और खुश हो गया। तभी उसकी आंट एक्साइटमेंट में उसके शोल्डर्स पकड़कर बोली कि क्या ये एम्पलीफिकेशन टेक्निक थी? उसने हाँ कहा और उसने पूछा कि उसने ये कैसे किया। उसने कैजुअली कहा कि उसने बस कर दिया, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुई और बोली कि उसे डिटेल में एक्सप्लेन करे। उसने डाउटफुल होकर पूछा कि उसे ये क्यों बताना चाहिए। वो एक्साइटेड होकर बोली कि उसने उसकी नोट्स पढ़कर ये टेक्निक परफॉर्म की है और ये उसके रिसर्च का रिजल्ट है। वो पिछले 10 सालों से इस टेक्निक को सीखने का तरीका ढूंढ रही है। इवन एग्जाइल होने के बाद भी अब वो जानना चाहती है कि वो कैसे इसे कर पाया। उसने थोड़ा सोचा और उससे 3 प्रॉमिसेस मांगे। पहला, कि वो उसके बारे में बिना उसकी परमिशन किसी से बात नहीं करेगी, इवन अपने फादर और अंकल से भी नहीं। उसने रीजन पूछा और उसने कहा कि उसे पसंद नहीं है जब लोग उसके पीछे उसकी बातें करते हैं। उसने ये सुनकर नीचे देखा और कहा कि ये बात उसे बहुत फेमिलियर लगी है और उसकी आवाज थोड़ी सैड हो गई। दूसरा, कि वो उससे कभी झूठ नहीं बोलेगी और दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे और वो भी उससे झूठ नहीं बोलेगा। उसने कंफ्यूज्ड होकर अपने टेम्पल को छुआ, फिर अग्री कर लिया और पूछा कि अगली कंडीशन क्या है। इसके बाद उसने उसे अपनी तीसरी कंडीशन बताई। टाइम पास हुआ और 1 साल गुजर गया। वो वेपन्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी उसकी नैनी एक्साइटेड होकर दौड़ती हुई आई और उसके हाथ में एक लेटर था। उसने पूछा क्या हुआ और उसने सांस संभालते हुए उसे लेटर दे दिया। ग्योंगा भी क्यूरियस हो गई और एमसी ने लेटर देखते ही सोचा कि आखिरकार उसे ये मिल गया। ये नेमिंग सेरेमोनी का इन्विटेशन था जिस पर डेप्यूटी पेट्रियार्क ली मियनजांग के साइन थे। वो कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि इसका मतलब था कि उसका फादर एस्टेट में मौजूद नहीं है, लेकिन उसने किसी एक्सपीडिशन के बारे में नहीं सुना था। उसी समय उसकी आंट इमोशंस में कांप रही थी और क्लियरली गुस्से में थी। उसने पूछा क्या हुआ, तो उसने अपने बाल पकड़ते हुए कहा कि उन्होंने अभी टेक्निक्स सीखना शुरू ही किया था और अभी ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रेनिंग करे। सेरेमोनी में उसे काफी टाइम रुकना पड़ेगा, इसलिए उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो चुप रहा और सोचा कि पिछले 1 साल से वो दोनों मिलकर माना टेक्निक्स पर रिसर्च कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्निक हार्ट को एनर्जी का सेंटर मानती है, जबकि एंशिएंट टेक्निक पूरे चैनल्स में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करती है और उन्होंने दोनों को कंबाइन करके एक नया तरीका बनाया है। उसकी आंट कहती है कि ये उसका सपना था और इससे माना हार्ट और चैनल्स दोनों में स्टोर हो सकती है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है और इसी टेक्निक की वजह से वो अपने पीयर्स से आगे निकल गया है जो सिर्फ मॉडर्न मेथड यूज करते हैं। उसकी आंट की प्लीडिंग वॉइस ने उसे इंटरप्ट किया, जो उसे मना कर रही थी कि वो सेरेमोनी में ना जाए क्योंकि माना टेक्निक्स पढ़ना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसने इरिटेशन में कहा कि उसे सेरेमोनी अटेंड करनी ही होगी। वो अपसेट हो गई तो उसने उसे काम किया और कहा कि सेरेमोनी ज्यादा लंबी नहीं होगी, वो जल्दी वापस आ जाएगा और फिर दोनों अपना काम जारी रखेंगे। उसने कंफ्यूज्ड होकर कहा कि उसे ट्रेनिंग भी करनी होगी, लेकिन उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि वो ट्रेनिंग और स्टडी दोनों साथ करेगा। इसके बाद वो 8th एरएस के साथ ट्रेनिंग क्लास में गया। दोनों कैप्सूल्स में बैठे और उनके टीचर जांग वुक, जो ब्लड टाइगर स्क्वाड से था, उसने कहा कि पहले उन्हें आधे घंटे तक मैजिकल अटैक सहने होंगे। यंग के आसपास स्पार्क्स बनने लगे और टीचर ने नोटिस किया कि वो बदल गया है। उसे पहले लगा था कि वो बास्टर्ड ये टेस्ट पास नहीं करेगा क्योंकि उसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली, लेकिन अब वो माना कंट्रोल से अटैक्स रिपेल कर रहा था। अचानक लड़के ने आंखें खोली और उसकी आंखों में देखा, जिससे वो अनईजी हो गया। उसने सोचा ये लड़का बहुत इंसोलेंट है और उसने उसे हायर लेवल पर टेस्ट करने का सोचा, लेकिन वो भूल रहा है कि वो सिर्फ 10 साल का इलेजिटिमेट सन है। फिर भी उसने नर्वस होकर सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पेट्रियार्क का इलेजिटिमेट सन हो। उसकी एबिलिटीज देखकर उसे रियलाइज हुआ कि उसे अपने जजमेंट को चेंज करना होगा और अब वो उसे प्रॉपरली ट्रेन करेगा, सिर्फ सेरेमोनी के लिए नहीं बल्कि सच में। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एमसी बाहर आया और स्ट्रेच किया। उसे याद आया कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे थे और उसने सोचा ये फैमिली कितनी अजीब है जो बच्चों पर मैजिकल अटैक्स प्रैक्टिस कराती है ताकि उनकी रेजिस्टेंस बढ़े। उसने बिल्डिंग की तरफ देखा और टीचर के बिहेवियर को याद किया जो काफी बदल गया था और उसने सोचा कि उसे उससे अपॉलॉजी की उम्मीद नहीं थी। वो रेस्ट करने जा रहा था, तभी अचानक हुआ उसके सामने आ गई और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे तुरंत रोक दिया। वो उसे बास्टर्ड कहकर बोली कि उसे उससे बात करनी है। उसने इरिटेशन में उसका हाथ हटाया और पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने गुस्से में उंगली दिखाकर कहा कि वो अपने शब्द संभाले क्योंकि वो लेजिटिमेट चाइल्ड है और वो बास्टर्ड है और वो उससे 1 साल बड़ी भी है। वो उससे झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जाने लगा, लेकिन वो गुस्से में उस पर हमला कर बैठी और बोली कि वो उसे इग्नोर करने की हिम्मत ना करे। उसने नोटिस किया कि उसने अपने फिस्ट में माना भर ली है, तो वो तुरंत मुड़ा और सोचा कि अब उसे लेसन सिखाना पड़ेगा। उसने उसके अटैक को डॉज किया और तुरंत उसका गला पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर कहा कि अगर उसे टैंट्रम्स करने हैं तो वो अपनी माँ के पास जाए क्योंकि वो बिजी है और उसका टाइम वेस्ट ना करे। उसने उसे छोड़ दिया और वो गुस्से में बोली कि ये सब उसकी वजह से है क्योंकि रिचुअल ऑफ स्टील में उसके एक्शंस के बाद से सब उसकी उससे तुलना करते हैं। वो क्यों बाकी बास्टर्ड्स की तरह क्वाइटली नहीं रह सकता। ये अनफेयर है। उसे ना आराम मिलता है, ना अपनी मर्जी का खाना और रोज ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जबकि वो नेचुरली गिफ्टेड है। वो ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने
उसे मजबूर किया और ये कहते ही उसे एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा बोल दिया है और वो तुरंत चुप हो गई। और यंग ने कहा कि शायद उसके लिए आसान है अपनी गलतियों का ब्लेम किसी और पर डाल देना। हाँ, वो सही कहती है, वो एक बास्टर्ड है, लेकिन उसके पास ये लग्जरी नहीं है। अगर उसे जल्दी उठना पसंद नहीं तो उसे सोना ही नहीं चाहिए। अगर कम खाना उसे पसंद नहीं तो उसे खाना छोड़ देना चाहिए। अगर वो उससे इतनी नफरत करती है तो उसे खुद को उससे बेहतर बनाना चाहिए, शायद तब वो उससे अपोलोजाइज करेगा। यही इस फैमिली के रूल्स हैं। ये कहकर वो एग्जिट की तरफ बढ़ गया और वो अपने मुट्ठी भींचकर धीरे से उसे एरोगेंट इडियट कहती है और फिर जोर से चिल्लाकर कहती है कि सेरेमनी में वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। क्या उसे सब समझ आ गया? वो उससे अपॉलॉजी करवा कर रहेगी, इसलिए वो अपना प्रॉमिस ना भूले। वो मुस्कुराकर उसकी तरफ मुड़ा और बोला कि शायद वो दिन आ ही जाए। टाइम बीतता गया और हुआ 7th ट्रेनिंग हॉल गई और अपनी मदर से मिलने का फैसला किया। उसे देखकर मेड ने उसे एक्साइटेड होकर ग्रीट किया और उसने सबको बाहर जाने को कहा ताकि वो अपनी बेटी से अकेले बात कर सके। जब वो अंदर गई तो उसने अपनी बेटी को टारगेट पर गुस्से से सोर्ड चलाते देखा और पूछा वो क्या कर रही है। उसकी आवाज सुनते ही उसकी बेटी तुरंत उसकी तरफ मुड़ी और सिर झुकाकर नर्वस होकर बोली कि वो ट्रेनिंग कर रही है। वायन ने ठंडे स्वर में कहा कि उसे रिपोर्ट मिली है कि ट्रेनिंग में वो उस बास्टर्ड से भी खराब परफॉर्म कर रही है। क्या उसने उसे नहीं कहा था कि अपने ओपोनेंट्स को क्रश करना है? वो उससे डिसअपॉइंटेड है और बेहतर होगा कि वो वॉरियर का रास्ता छोड़ दे। सिर्फ इसलिए ये सब ना करे कि उसे डांट ना पड़े, क्योंकि वो अब थक चुकी है। हुआ ने नर्वस होकर अपने होंठ भींचे और कहा कि वो जानती है, लेकिन वो दबाव में नहीं बल्कि अपनी इच्छा से सीख रही है। वियॉन ने पूछा इसका क्या मतलब है? उसने अपने वेपन को कसकर पकड़ा और कहा कि वो उसे हराकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे कहा गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद चाहती है और वो ऐसा करके दिखाएगी। उसकी माँ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ी देर बाद कहा कि क्या वो एक बास्टर्ड से राइवलरी करके मोटिवेटेड है। हुआ नर्वस हो गई, उसे समझ नहीं आया क्या बोले और उसकी माँ उसके करीब आकर सख्ती से बोली कि वो क्लैन की लेजिटिमेट हेयर है और वो दोनों अलग लेवल पर हैं। उसे उससे ऊपर होना चाहिए। ये कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं है और वो क्या कर रही है, उसके बराबर कम्पीट कर रही है। उसने उसे एक ट्रांसल्यूसेंट लिक्विड की वायल दी और कहा ये स्लीपिंग स्पेल नहीं बल्कि डेडली पॉइजन है। अगर वो उसे सरपास नहीं कर सकती तो उसे खत्म कर दे। ये कहकर उसने बॉटल उसके हाथ में रख दी और जाते हुए कहा कि यही इस फैमिली की ट्रेडिशन है। टाइम बीतता गया और नैनी ने यंग के ट्रेनिंग रिजल्ट्स वेबसाइट पर चेक किए और शॉक होकर कहा कि ये इम्पॉसिबल है। उसने माना टेक्निक, वेपन्स और रिटन एग्जाम तीनों में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। वो मुस्कुराया और पूछा अब वो उसके लिए वरीड नहीं है क्या? वो खुशी से उसे गले लगाती है और कहती है उसने सब खुद अचीव किया है, वो बहुत अच्छा है। उसने उसे रोका और कहा ऐसा मत कहो, क्योंकि उसने भी उसकी बहुत मदद की है। उसी समय बाहर से तेज और लगातार कदमों की आवाज सुनाई दी और दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और तभी ग्योंगा खुशी खुशी कमरे में घुस आई और बोली कि ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। उसने कहा कि वो अभी ट्रेनिंग से ही आया है, लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि टेक्निक्स वाली ट्रेनिंग फैटिग दूर करती है। उसने शक भरी नजर से देखा और कहा उसने ऐसा कभी नहीं सुना और वो नजरें चुरा कर धीरे से बोली कि शायद ये सच है। उसने गहरी सांस ली और कहा कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। वो पहले कंफ्यूज्ड हुई, फिर तुरंत समझ गई और शॉक होकर बोली कि उसने फर्स्ट स्टार अचीव कर लिया। आमतौर पर माना टेक्निक्स 3 स्टेजेस में डिवाइड होती हैं। आयरन बॉडी स्टेज जिसमें शरीर मजबूत होता है, चीगोंग स्टेज जिसमें माना ट्रांसफॉर्म होती है और सुपर नॉर्मल एबिलिटी स्टेज जिसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज मिलती हैं। लेकिन उसकी आंट का मेथड अलग है, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेज में ही सुपर नॉर्मल एबिलिटीज मिल सकती हैं, इसलिए वो स्टेजेस को स्टार्स में डिवाइड करती है। उसने उसकी एनर्जी चेक की और कंफर्म किया कि ये डेफिनेटली 1 स्टार है और हैरानी से पूछा कि उसने इतनी जल्दी चैनल्स के थ्रू एनर्जी फ्लो कंट्रोल करना कैसे सीख लिया, जबकि उन्हें लगा था कि इसमें 1 साल लगेगा। उसने बताया कि उसने ये ट्रेनिंग के दौरान सीखा और हर बार जब वो इसे प्रैक्टिस करता था तो उसे डर लगता था, क्योंकि वो हार्ट और चैनल्स दोनों को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसका बैलेंस ऑलमोस्ट बिगड़ गया था। लेकिन असल में ये जरूरी नहीं था, क्योंकि माना पानी की तरह है जो नेचुरली फ्लो करती है और शरीर खुद माना को होल्ड करने के लिए बना है। क्योंगा ने ये सुना और अपने हाथ को देखते हुए सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा कि वो भी ऐसा कर सकती है, भले ही उतनी जल्दी नहीं। वो हल्के से मुस्कुराया और सोचा अच्छा है कि वो समझ गई। तभी उसने अचानक उसे बहुत जोर से हक किया और उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। उसने उसे इतना कसकर पकड़ा कि उसकी रिब्स तक दब गई और फिर बोली कि अब वो 2 स्टार्स अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे। उसने थकान भरे स्वर में पूछा इतनी जल्दी, और उसने कहा कि उसने 1 स्टार पा लिया है, लेकिन ये आयरन बॉडी स्टेज पास करने जैसा नहीं है। उसने अग्री किया और उसने पूछा कि वो सबसे अच्छा क्या करता है। वो सोचने लगा और फेंसिंग बोलने वाला था, लेकिन उसकी आंट ने खुद ही कहा कि वो नहीं। वो हैरान होकर बोला कि उसने उसे फेंसिंग करते कभी नहीं देखा और उसने कहा कि वो सब देखती है जब उसे ज्यादा बोर्डम होता है और उसे लगता है कि उसकी असली ताकत सोर्ड नहीं बल्कि माना टेक्निक्स है। उसने कहा कि उसमें माना टेक्निक्स के लिए इनक्रेडिबल टैलेंट है और बाकी सब उससे कंपेयर नहीं कर सका। उसने कभी किसी को ये सिखाने में सफलता नहीं पाई, क्योंकि लोग फेल होकर छोड़ देते हैं। उसने अपने हाथों को देखा और सोचा कि पास्ट लाइफ में लोग उसे 0 समझते थे। उसने उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा कि इसलिए उसे 2nd स्टार पाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी और अगर वो ये कर लेता है तो नेमिंग सेरेमोनी उसके लिए केक वॉक होगी। ये कहकर वो खुशी से घूमी और बोली कि अब वो उसे रियल टेक्निक्स सिखाएगी, इसलिए उसे ध्यान देना चाहिए। उसने मुस्कुराकर हाँ कहा और फिर पूछा कि उसके पास रखा बॉक्स क्या है। उसने उसे हल्के से थपथपाया और उसी पल एक मेटल कोर तेज रफ्तार से उड़कर यंग के चेहरे के पास से गुजरा और उसकी चीख को हल्का कट कर गया। उसकी आंट जिसने ये फेंका था मुस्कुराते हुए बोली कि ये ट्रेनिंग के लिए है, क्योंकि उसे मूवमेंट के दौरान माना कंट्रोल करना सीखना होगा, खड़े खड़े कंट्रोल करना बेकार है। उसने अपने हाथ में 3 मेटल कोर्स घुमाए और डरावनी मुस्कान के साथ कहा कि वो जल्दी शुरू करे। ये देखकर MC
उसी को थोड़ा अनईजी महसूस हुआ। कुछ समय बाद फिर ट्रेनिंग शुरू हुई और वो हुआ के साथ अरीना में पहुंचा, जहां ब्लड टाइगर ट्रूप के लीडर ली जुनक्वान आए और उन्होंने कहा कि वो उन्हें क्लैन के मार्शल आर्ट्स सिखाएंगे, लेकिन ये सिर्फ स्टैंसेस या टेक्निक्स नहीं होंगी, बल्कि एनलाइटनमेंट टेक्निक होगी। उन्हें बेसिक्स पहले से आते हैं, इसलिए अब सीक्रेट टेक्निक सीखने का समय है। उन्होंने बताया कि उनके ब्लड में एक सिक्स्थ सेंस छिपी हुई है जिसे अवेकन करना है और वो यही करने वाले हैं। उन्होंने फाइटिंग स्टैंस ली और कहा कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सिक्स्थ सेंस को जगाएं। हुआ अनईजी हो गई और उसने यंग से पूछा कि वो क्या करने वाला है और उसने उसे कहा कि वो प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि वो उसे एक ही वार में खत्म कर सकता है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, इंस्ट्रक्टर लाइटनिंग स्पीड से उसके पास आया, लेकिन उसने लास्ट मोमेंट पर उसे नोटिस कर लिया और तुरंत अटैक फॉलो हुआ। जून क्वान ने उसे अपनी स्पीयर से उड़ा दिया और मुस्कुराकर पूछा क्या वो उसे ब्लॉक कर पाया। एमसी जमीन पर गिरा और सोचा क्या उसे फिर से ये सब झेलना पड़ेगा। पास्ट लाइफ में वो इस ट्रेनिंग को हैंडल नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार सब अलग होगा। वो जमीन से उछलकर टीचर की तरफ दौड़ा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। दिन बीते गए और ट्रेनिंग चलती रही, लेकिन हर बार दोनों हारते रहे। जून क्वान ने अपनी स्पीयर घुमाकर यंग को फिर से उड़ा दिया और उसी समय हुआ ने पीछे से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर से चिल्ला दिया, जिससे इंस्ट्रक्टर तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और उसे भी स्पीयर से मारकर गिरा दिया। एमसी ने ये सब देखते हुए सोचा कि 1 महीने से यही चल रहा है और ये ट्रेनिंग उन्हें सीरियस इंजरीज दे रही है, जैसे ब्रोकन बोन्स और इंटरनल डैमेज, जो एक 10 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन वो कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि वो धीरे धीरे इसे मास्टर कर रहा है। टाइम बीतता गया और हुआ ने अचानक अपनी आंखें खोली और उठकर पूछा क्या वो फिर बेहोश हो गई थी। यंग ने कामली कहा हाँ, और ये 22वीं बार है, और उसने कैजुअली ऐड किया कि वो खुद सिर्फ 16 बार बेहोश हुआ है। वो इरिटेट होकर बोली कि उसे ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था, और उसी समय जुनक्वान ने उन्हें देखा और मन ही मन सोचा कि 8th एरेस की एंड्योरेंस काफी हाई है, क्योंकि वो कभी कभी लिमिट से भी ज्यादा फोर्स यूज कर देता है, लेकिन उसे कभी भी कोई सीरियस इंजरी नहीं लगी थी। और इस इलेजिटिमेट सन के बारे में उसने पहले ही दिन कुछ अलग महसूस कर लिया था। शुरुआत में उसने उसे बेवकूफ समझा क्योंकि वो एक साथ कई तरह के वेपन्स लेकर आया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो उन सभी में बराबर स्किल्ड है। 1 महीना बीत चुका था और अब ऐसा लग रहा था कि वो सच में कुछ समझने लगा है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। वो उनके पास आया और बोला कि लेसन अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें अपनी पोजीशंस पर वापस जाना चाहिए। फिर एक और फाइट शुरू हुई। दोनों पहले से ही काफी थक चुके थे। तभी एमसी ने एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने हुआ को बुलाया और उससे एक फेवर मांगा कि उसके सिग्नल पर वो इंस्ट्रक्टर को ब्लॉक करके होल्ड करे। उसने पूछा क्यों, तो उसने कहा अगर वो नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, वो बस एक बार उसे काउंटर करना चाहता है। हुआ भी ऐसा करना चाहती थी, इसलिए उसने मना नहीं किया और पूछा क्या वो श्योर है। उसने सिर हिलाया और वो तुरंत इंस्ट्रक्टर की तरफ दौड़ी और चिल्लाई कि वो उसका एहसानमंद रहेगा। वो भी उसके पीछे दौड़ा और सोचा कि उसके लेवल पर वो उसे हरा नहीं सकता, लेकिन वो दोनों मिलकर शायद कुछ कर सकते हैं। जून क्वान ने अपनी स्पीयर घुमाई और कहा टीम वर्क बुरा नहीं है, लेकिन तभी जब वो काम करे। यंग आगे बढ़ा, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने उसका हमला डॉज कर दिया और तुरंत काउंटर किया। एमसी ने पैरी करने की कोशिश की। वो आदमी मुस्कुराया और उसकी तरफ दौड़ा, और जब वो उसके अटैक्स को पैरी कर रहा था तभी उसने हुआ को सिग्नल दिया। वो पास में ही सही मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो हवा में कूदी, यंग पीछे हट गया और उसने स्पीयर छोड़ दी और सोर्ड उठा ली और सोचा कि काउंटर करने का सिर्फ एक ही सही तरीका है। बाउंडलेस से मिला उसका सबसे पावरफुल मूव स्लाइसिंग डीमन है। वो जून क्वान की तरफ दौड़ा जिसने अभी अभी हुआ को दूर फेंका था। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ और तुरंत उसके अटैक के लिए तैयार हो गया, लेकिन एमसी सोर्ड से अटैक करने वाला नहीं था। उसने सोर्ड छोड़ दी और अपने फिस्ट्स कस लिए और पूरी ताकत से वार किया, सोचते हुए कि इस बार जरूर काम करेगा। वो मुस्कुराया और अपने हाथ को देखा जिसे उसने पकड़ लिया था और पूछा क्या उसने सच में उसका अटैक ब्लॉक कर लिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि अगले ही पल उसके पूरे शरीर में भयानक दर्द दौड़ गया। उसका शरीर पीछे जाकर दीवार से टकराया, जिससे दीवार में दरार आ गई और इंस्ट्रक्टर ने कहा कि 37 दिन लग गए, लेकिन अब वो उसे बधाई देता है क्योंकि उसने फाइनली अपनी 6th सेंस अवेकन कर ली है। लेकिन अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने हुआ को उठाकर उसकी तरफ फेंका और मुस्कुराते हुए चला गया और कहा कि आज का लेसन खत्म हुआ। हुआ बहुत गुस्से में थी क्योंकि उनका प्लान फेल हो गया, और जब वो दोनों आर्ग्यू कर रहे थे तब जून क्वान ने अपनी हथेली पर पड़े ब्रूज को देखा और सोचा कि उसने माना यूज किया था। फिर भी इस लड़के ने उसका ब्लॉक तोड़ दिया। वो नॉर्मली माना यूज नहीं करता, लेकिन इस बार उसे थोड़ा यूज करना पड़ा। ये लड़का स्मार्ट है और कम्बैट टैक्टिक्स समझता है। उसके बड़े भाइयों को इससे सावधान रहना चाहिए। 47वें दिन हुआ ने भी अपनी 6th सेंस अवेकन कर ली और इसके बाद जून क्वान ने उन्हें ट्रेन करना बंद कर दिया। यंग को अब आराम करने और सीखी हुई चीजों पर सोचने का मौका मिला, और एक शाम उसका बड़ा भाई मायोंग जुंग उससे मिलने आया। वो पेट्रियार्क का पहला बेटा है। उसके पास डबल स्टार टाइटल है और मार्शल आर्ट्स और मैजिक दोनों में रैंक 2 है। लोग उससे डरते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन यंग के लिए वो उसका सबसे प्यारा भाई है। उन्होंने साथ बैठकर चाय पीने का फैसला किया। म्योंगजुंग ने उससे माफी मांगी कि वो पहले उसे समय नहीं दे पाया क्योंकि वो बहुत व्यस्त था। एमसी ने कहा सब ठीक है, और उसका भाई मुस्कुराया और पूछा क्या वो उसे पहली बार देख रहा है, लेकिन तुरंत समझ गया कि वो उसे पहचान गया। यंग ने कहा कि वो सिर्फ उसका हाफ ब्रदर है, लेकिन फिर भी वो जानता है कि उसका बड़ा भाई कैसा दिखता है। ये सुनकर म्योंगजुंग थोड़ा अपसेट हुआ और बोला कि वो खुद को ऐसा ना कहे, वो उसका भाई है, बिल्कुल बाकी सबकी तरह। उसने सोचा कि ये बच्चा अभी नेमिंग सेरेमोनी से भी नहीं गुजरा, लेकिन खुद पर इतना सख्त है। यंग ने ऑकवर्ड होकर माफी मांगी और उसने गहरी सांस लेकर कहा माफी मत मांगो, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भाई है। एमसी मुस्कुराकर अग्री करता है और सोचता है कि वो हमेशा से ऐसा ही था। म्योंगजुंग
म्योंगजुंग ने कहा कि उनकी पहली मुलाकात के लिए वो उसके लिए गिफ्ट लाया है जो उसने फ्रांस में मैजिक कॉलेज में पढ़ते समय खरीदा था। उसने अपनी पॉकेट से एक वायल निकाली और कहा ये मिरेकल मेडिसिन है जिसे नेक्टर ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। यंग ये सुनकर हैरान रह गया क्योंकि ये सबसे महंगी हीलिंग पोशन है जिसे फ्रेंच मैजिशियन साल में सिर्फ आधा लीटर बना पाते हैं। उसने उसे लेकर कहा ये बहुत कीमती है और वो बहुत थैंकफुल है। ये सुनकर उसका भाई भी थोड़ा हैरान हुआ और बोला कि वो बाकी लोगों से अलग है क्योंकि बाकी सब भाई बहन उसे सिर्फ राइवल मानते हैं। वो इस तरह के व्यवहार का आदी नहीं है लेकिन खुश है कि वो अलग है। एमसी ने कहा वो गलत है जिससे उसका भाई थोड़ा चौंक गया। उसने कहा वो ये नहीं कह सकता कि वो उसे राइवल नहीं मानता क्योंकि वो दोनों ली क्लैन के हेयर्स हैं और कंपटीशन तो होगा ही, इसलिए उसे ये ना सोचे कि वो सिर्फ उसका छोटा भाई है। शायद एक दिन वो उसका सबसे बड़ा राइवल बन जाए और वो चाहता है कि उनका मुकाबला फेयर हो। ये सुनकर उसका भाई हंसा और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला कि वो उस दिन का इंतजार करेगा। यंग मुस्कुराया और सोचा कि ये उसका असली केयरिंग भाई है और इस बार वो उसे बचाएगा। कुछ दिनों बाद नेमिंग सेरेमोनी का दूसरा स्टेज आया जो जोगचेओमदो आइलैंड पर होता है। ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ मिट्टी का रंग माना के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बदलता है और एंशिएंट टाइम्स से यहीं ली क्लैन की सेरेमोनीज होती आई हैं। जब वो शिप से आइलैंड जा रहे थे तब एक आदमी ने उन्हें समझाया कि वहाँ क्या करना होगा। उन्हें 3 हफ्तों तक इस आइलैंड पर सर्वाइव करना होगा जिससे उनकी रेजिलियंस प्रूव होगी। उसने ब्रेसलेट्स और बैजेस की तरफ इशारा किया और कहा ये उनकी लोकेशन ट्रैक करेंगे इसलिए इन्हें उतारना नहीं चाहिए। 3 हफ्तों बाद उन्हें वापस ले जाया जाएगा। उन्होंने ब्रेसलेट्स पहने और वो आदमी उन्हें शोर पर छोड़कर चला गया और उन्हें लक विश किया। जब वो अकेले रह गए तो हुआ ने यंग से कहा कि वो उससे कुछ कहना चाहती है। उसने पूछा क्या उसने आखिरकार डिसाइड कर लिया। वो कंफ्यूज्ड हो गई और उसने कहा कि जब से वो साथ पढ़ रहे हैं उसे लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती है। ये सुनकर वो शर्मिंदा हो गई और बोली उसे कैसे पता चला। उसने सोचा ये तो साफ दिख रहा था और उसे बोलने को कहा। उसने नर्वस होकर अपने होंठ भींचे और अपना बैज उतार दिया और उसे भी ऐसा करने को कहा। उसने भी अपना बैज और ब्रेसलेट उतार दिया और पूछा क्या हो रहा है। तब उसने उसे एक वायल दिखाई और कहा ये पॉइजन है जिसका नाम स्लीपी रेत है। ये सुनकर वो शॉक हो गया और उसने बताया कि ये 15 साल से कम उम्र वालों पर असर करता है और अगर इसे 5 मिनट खुला छोड़ दिया जाए तो ये पूरी तरह इवेपोरेट हो जाता है और ये लंबे समय तक माना यूज करने की एबिलिटी खत्म कर देता है। उसने गंभीर होकर पूछा ये उसे किसने दिया और उसने कहा वो नहीं बताएगी। इसके बाद उसने अचानक उस वायल को पत्थर पर तोड़ दिया। ये देखकर वो हैरान रह गया और उसने कहा अब कोई सबूत नहीं है। वो इस कंपटीशन में उसे हराएगी बिना किसी ट्रिक के। वो उसे पॉइजन नहीं करेगी इसलिए वो इस कंपटीशन को सीरियसली ले। वो मुस्कुराया और कहा कि अगर वो नहीं भी बताती तो भी वो इसे सीरियसली लेता। वो भी मुस्कुराई और अपना बैग उठाकर बोली कि जब वो सेटल हो जाए तो आइलैंड के सेंटर जरूर जाए क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है। उसने कहा उसे पता है और पूछा क्या वो उसकी चिंता कर रही है। वो तुरंत गुस्सा हो गई और बोली वो सिर्फ इसलिए चिंता कर रही है कि वो उससे बदला लेने से पहले मर ना जाए। तभी एक जोरदार रोर सुनाई दी और वो तुरंत सीरियस हो गई और फॉरेस्ट की तरफ देखते हुए बोली कि उन्हें अब चलना चाहिए और उम्मीद करे कि वो रास्ते में ना मरे। वो गुड बाय कहकर शोर के साथ चलने लगी और यंग उसे जाते हुए देखता रहा और सोचा कि वो शोर पर नहीं रुकेगा बल्कि आइलैंड के सेंटर जाएगा। समय बीतता गया और पता चला कि उन्हें एक स्पेशल रूम से ऑब्जर्व किया जा रहा है। कोई स्क्रीन देखकर कहता है कि 8 हैरिस एक्सपेक्टेड के अनुसार अच्छा कर रही है और उसने पहला टास्क हंटिंग पूरा कर लिया है और कई क्रीचर्स मार दिए हैं जो उसका पहला रियल फाइट था। एल्डर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा ये स्वाभाविक है क्योंकि उसकी 6th सेंस अवेकन हो चुकी है और वो सफलता के लिए बनी है। 47 दिन सही है। जून क्वॉन ने कहा कि शुरुआत में वो ऐसी नहीं थी लेकिन उसने सोचा था कि वो 2 महीने से पहले एनलाइटनमेंट पालेगी। फिर उसे लगा वो गिफ्टेड है लेकिन कुछ खास नहीं, लेकिन किसी ने उसे जल्दी मोटिवेट कर दिया। अब उन्होंने 9th को देखने का फैसला किया। एल्डर ने स्क्रीन देखकर हैरानी से पूछा ये लड़का क्या कर रहा है। जून क्वॉन ने कहा शायद वो रात बिताने के लिए सेफ जगह ढूंढ रहा है और तुरंत रूम में लोग उसकी आलोचना करने लगे कि वो चूहे की तरह छिपने की जगह ढूंढ रहा है और क्या ये वही हेयर है। म्योंगजुंग ने सख्ती से उन्हें चुप रहने को कहा और कहा कि ये खतरनाक जगह है और सेफ जगह ढूंढना समझदारी है, उसे दोष नहीं देना चाहिए। एक आदमी ने ऑकवर्ड होकर अग्री किया और दूसरे ने नर्वस होकर कहा एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं क्योंकि 8 हैरिस अच्छा कर रही है। एल्डर ने कहा कि एक महान क्लैन में मीडियोक्रिटी सबसे बड़ा अपराध है और बाकी सब ने सहमति जताई कि हेयर्स को आम लोगों जैसा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर म्योंगजुंग ने अपनी मुट्ठी कस ली और मन ही मन सोचा कि इस बच्चे का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिसके लिए वह पैदा हुआ था उनका परिवार बहुत नीचे गिर चुका था या शायद कभी गिरा ही नहीं था बल्कि हमेशा से ऐसा ही था। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और सोचा कि वह क्या कर रहा है। वह सीधा द्वीप के केंद्र की ओर जा रहा था। उसने एक नजर अपने चाचा की ओर डाली और उनकी घबराहट देखकर समझ गया कि वह अकेला नहीं है जो इस बारे में सोच रहा है। वह क्या करने जा रहा था। इसी बीच नायक को एक छोटी सी गुफा मिल गई और यह जगह उसके छिपने के लिए बिल्कुल सही लगी। सबसे पहले उसने अंदर कुछ औषधीय जड़ी बूटियां जलाई, फिर प्रवेश द्वार को पत्तों से ढक दिया। देखने वालों ने ध्यान दिया कि वह अच्छी तरह छिप गया है। अचानक बुजुर्ग की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने देखा कि यंग ने पीछा करने वाले यंत्र हटा दिए और उन्हें पत्तों से ढक दिया, जिससे उनका पूरा दृश्य रुक गया। बुजुर्ग ने उत्साहित होकर उसे रुकने को कहा, मानो वह उसकी बात सुन लेगा। और जैसे ही संपर्क टूट गया, जोंग क्वोन की तेज हंसी वहां गूंज उठी। वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और बोला कि वह हमेशा की तरह अप्रत्याशित है। जबकि मयोंगजुंग और ताएहोंग ने गहरी सांस ली और अपना सिर पकड़ लिया। इसी बीच नायक ने सोचा कि यह चीज किसी की नजर में नहीं आनी चाहिए। उसने बाउंडलेस निकाला और मुस्कुराते हुए कहा कि अब वह जो चाहे कर सकता है। उसने खंजर को और मजबूती से पकड़ा और तय किया कि अब काम शुरू करने का समय है और वह काम खाना बनाने का निकला। लेकिन उसके व्यंजन में कुछ अजीब था।
उसने घृणा से उबलते हुए गाढ़े तरल को देखा और सोचा कि यह जल्द ही तैयार हो जाएगा। कितना घिनौना है। किसने सोचा होगा कि यह माना पत्तियों से बनी चाय है। अपने पिछले जीवन में उसके पास सबसे साधारण औषधि के लिए भी पर्याप्त सोना नहीं था। यह अच्छा है कि उसने अपनी वैद्य चाची से कुछ न कुछ सीख लिया। इस द्वीप पर माना पौधों की बहुत अधिक मात्रा है, इसलिए उसे इस अवसर का उपयोग अपनी ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। जैसा उसने सोचा वैसा ही उसे यह चाय पीनी होगी। उसने कड़ाही में देखा और उस घिनौनी चीज को पीने की तैयारी की और काम में लग गया। दोपहर ढलते ढलते उसने यह चाय खत्म कर ली। यह उसके लिए बेहद कठिन था। वह जमीन पर बैठ गया, थका हुआ लग रहा था और उसने सोचा कि यह सच में नरक जैसा घिनौना है। और इस तरह 3 हफ्तों तक जीवित रहने की लड़ाई शुरू हुई। नामकरण समारोह का 18वां दिन मयोंगजुंग का कार्यालय। यू जंग हून अंदर आया और बोला, गुरुजी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मयोंगजुंग कागजात भरते हुए दरवाजे की ओर देखा और उसे अंदर आने का इशारा किया। जंग हून अंदर आया और बाधा डालने के लिए माफी मांगी। मयोंगजुंग मुस्कुराया और कहा कि उसके चेहरे से लग रहा है कि वह बुरी खबर लाया है। अजियोर दस्ते का कप्तान जो सीधे मयोंगजुंग को रिपोर्ट करता था, उसने अपना हाथ सीने पर रखा और कहा कि एक बड़ा समूह कोरिया गणराज्य की उत्तरी सीमा पार कर चुका है। उसे उम्मीद थी कि वे आबादी वाले इलाकों में परेशानी पैदा करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। समस्या यह थी कि ली कबीले की माना पत्थर की खान केवल 2 दिन की दूरी पर थी। मयोंगजुंग ने इस पर विचार किया। ये भटकने वाले लोग आमतौर पर दूर दराज की सुरक्षित बस्तियों में आतंक फैलाते हैं। फिर उसने कहा कि ये लोग बिना किसी खास योजना के ली कबीले की जमीन पर कदम नहीं रखते। जान्युआन ने जोड़ा कि इन भटकने वालों का दिखना धोखा दे सकता है। जरूर इनके पीछे कोई शक्ति है। मयोंगजुंग ने दस्तावेज पर उंगली थपथपाई और कहा कि उसे सूचना मिली है कि 9 ड्रैगन्स गुट उत्तरी सीमा पर अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा है। 9 ड्रैगन्स एक बड़ा गुट है जो मध्य मैदान पर शासन करता है। वे अक्सर ली कबीले को उनकी जमीन में घुसकर उकसाते हैं। मयोंगजुंग ने सोचा, लगता है कि उनके पिता के घर पर न होने की खबर लीक हो गई है। इससे बेहतर हमला करने का समय क्या हो सकता है? फिर उसने पूछा, क्या उनके जासूसों को पहले से पता था? जानहान ने जवाब दिया कि उसने पहले ही स्थिति पर नजर रखने का आदेश दे दिया था, इसलिए उन्हें जासूसों से पहले ही पता था। जानहान मेज से उठा और बोला, ठीक है, उसे यह जानकारी साझा करनी चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। उन्हें और जानकारी चाहिए। वह खिड़की की ओर चला और जोड़ा कि उसे लग रहा है कि यह कोई साधारण डाकू हमला नहीं है। उसने बाहर देखा और मन ही मन कामना की कि वह गलत हो। इसी बीच जंगल में जमीन पर एक जादुई चिन्ह प्रकट हुआ जिसने ऊर्जा पैदा की और अंतरिक्ष में दरार बना दी। उसमें से निशियामा शुगो बाहर आया और चांद को देखते हुए कहा कि 2 रातें काफी हैं, क्योंकि काम सिर्फ एक मूर्ख को मारना है। इसी बीच एक ड्रैगन जैसा राक्षस 7वें स्तर का ड्रेको आगे बढ़ा। नायक भारी सांस लेते हुए अपनी तलवार आगे किए खड़ा था। तभी ड्रेको ने अपना मुंह खोला और आग की तेज धारा छोड़ी। नायक तेजी से बचा और जोर से सांस ली, फिर अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया और राक्षस की ओर दौड़ा। उसने अपना हथियार घुमाया और जोरदार आवाज के साथ वार किए, जिससे वह दानव कट गया। उसने राक्षस को मार गिराया और सांस लेते हुए कहा कि ड्रेको सच में शक्तिशाली प्राणी है। अगर वह द्वीप पर आने के पहले दिनों में इससे मिला होता तो एक ही वार में इसे मार देता। उसने सोचा कि 19 दिनों से वह ड्रेको के ठिकाने को ढूंढ रहा था जो झोंकछोंगड़ो द्वीप के केंद्र में है, लेकिन यहाँ ज्यादा देर रहना समय की बर्बादी है। उसने तलवार म्यान में रखी, फिर एक और मुड़ा और सोचा कि वह यहाँ किसी कारण से आया है। वह आगे बढ़ा और फिर सोचा, वह एक पेड़ के पीछे झुक गया और सोचा कि उसे पता था। उसने 8वें स्तर के राक्षस लिजार्डमैन को देखा। उसने सोचा कि कल से कुछ अजीब हो रहा है। वह बार बार लिजार्डमैन से टकरा रहा है, जबकि वे आमतौर पर तट के पास रहते हैं और जब वह उनसे लड़ने की कोशिश करता तो वे भाग जाते। लिजार्डमैन ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते। इसका मतलब है कि कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा है। अगर ऐसा है तो वह अचानक आगे बढ़ा और तलवार आगे कर दी। लिजार्डमैन जोर से चिल्लाए और विपरीत दिशा में भागने लगे। नायक उनके पीछे दौड़ा और कहा कि उसे यही लगा था। फिर उसने एक राक्षस का सिर काट दिया और सोचा कि एक बार को इसे संयोग कहा जा सकता है, लेकिन अब नहीं। उसने कुछ और राक्षसों को हराया और सोचा कि उसे उन पर नजर रखनी चाहिए। इसी बीच शुगो ने कहा, योद्धाओं तैयार हो जाओ, अब हम युद्ध के लिए तैयार होंगे। ली कबीले के वारिस असली राक्षस हैं। फिर उसने अपने पीछे लिजार्डमैन की उपस्थिति महसूस की और पूछा, इस लड़के ने अकेले कितने राक्षस मारे हैं? खैर जो भी हो, वह संभाल सकता है। वह अभी बच्चा है, इतना अनुभवहीन कि साफ जाल में फंस रहा है। राक्षस पालक ने जीव को हाथ में लिया और उसे सहलाते हुए कहा कि उसके पास असफलता रोकने का तरीका है, लेकिन शायद उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी समय नायक पेड़ की शाखा पर बैठा यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि उसे शक था कि यह जाल है, और वही निकला। उसके पास राक्षसों को काबू करने की क्षमता है। वह जरूर टेमर है। कोई बाहरी व्यक्ति झोंकछोंगड़ो द्वीप पर कैसे आ सकता है? इसके तरीके हैं जैसे टेलीपोर्टेशन। अगर किसी ने पहले यहाँ जादुई घेरा लगाया हो तो जरूर ली कबीले के किसी ने यह किया होगा। क्या उसे इसकी सूचना देनी चाहिए और सहायता का इंतजार करना चाहिए? नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी और सबूत भी हाथ नहीं आएंगे। उसने जेब में हाथ डाला और सोचा अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उसने स्टेल्थ तकनीक का उपयोग किया और सोचा कि उसे अपनी मौजूदगी छिपानी होगी। वह पेड़ से कूदा और आगे देखते हुए सोचा और उससे निपटना होगा। वह पीछे से शुगो के पास पहुंचा और हमला करने के लिए हाथ घुमाया। तभी शुगो ने अपने हाथ में पकड़े जीव को सक्रिय कर दिया। पक्षी ने अपने पंख फैला दिए। शुगो तेजी से मुड़ा और चिल्लाया, ये कहां से आया? नायक ने सोचा, कमीना, क्या यह सच में खतरा महसूस करने वाला आर्टिफैक्ट है? अगले ही पल शुगो ने उसका वार रोक दिया और नायक को देखकर कहा, ली कबीले का नाजायज बेटा, वह उससे ज्यादा ताकतवर है जितना उसने सोचा था। नायक ने तलवार उसकी ओर तान दी और कहा, शायद वही कमजोर है। शुगो चिल्लाया, चुप रहो। फिर उसने लिजार्डमैन से कहा, उसे मार डालो। नायक ने तलवार पकड़ते हुए सोचा, 7 तारों की तलवार चाल 3 गहरा नीला। उसने यह हमला किया और एक साथ उसकी ओर बढ़ रहे सभी राक्षसों पर वार किया। फिर वह अचानक रुक गया क्योंकि
की जादुई जंजीरों ने उसे और उसकी तलवार को जकड़ लिया और उसने पूछा क्या वह लकवाग्रस्त हो गया। शुगो जोर से हंसा और चिल्लाया, फंस गया। यह सर्वोच्च जादू का घेरा है। यह हृदय के माना केंद्र को रोक देता है। बिना माना के वह सिर्फ एक कमजोर लड़का है। यहीं उसकी मौत होगी। नायक जादुई घेरे पर खड़ा होकर बोला, क्या उसका माना रुक गया? फिर उसने तलवार आगे की ओर चिल्लाया कि उसके माना मार्ग उसकी मदद करेंगे। अगले ही पल जादुई जंजीरें टूटकर बिखर गईं। नायक हवा में उछला और पलटते हुए सीधे शुगो के सामने आकर उतरा, जो उसे हैरानी से देख रहा था। फिर नायक मुस्कुराया और तलवार उसकी ओर तानते हुए बोला, क्या वह भागेगा नहीं? उसने पूछा, वह घेरे से कैसे निकला? नायक ने जवाब दिया, वह नहीं बताएगा। उसने पहले ही अपने लोगों को इसकी सूचना दे दी है, इसलिए उसे आत्मसमर्पण करना चाहिए। शुगो हल्का हंसा और बोला, कुछ नहीं। वह चिल्लाया कि वह उसे खत्म कर देगा और अपनी आजादी पाएगा। नायक हैरान हुआ, क्या वह क्या कह रहा था? इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जीव उस पर झपटा, उसकी तलवार तोड़ दी और उसे पीछे पेड़ से दे मारा। नायक जोरदार टक्कर से पेड़ से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा और सोचा, सच में उसने ऊपर देखा और सोचा, एक संरक्षक द्वीप का रक्षक टर्टल हेड माउंटेन, ये एक भयानक राक्षस है, तीसरे दर्जे का राक्षस। क्या यह सच में इसे काबू कर सकता है? इन विचारों के साथ वह थोड़ा उठा और सीना पकड़ लिया। शुगो ने उसे देखते हुए कहा, वह समझदार है। उसने पूरी तरह इसकी इच्छा को काबू नहीं किया है, लेकिन इसे मारने का साधारण आदेश यह मान लेगा। बेहतर होगा वह विरोध न करे और अपनी किस्मत स्वीकार करे। यह कहते हुए उसने कई ताबीज उसकी ओर फेंके और नायक ने सोचा, उसे शांत रहकर सोचना होगा। ये पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं है, तो बस उसे मारना होगा। उसने जेब से वस्तु निकाली और सोचा, बचने के लिए उसे यह करना ही होगा। उसने यह औषधि आपात स्थिति के लिए बनाई थी। उसने नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी उपयोग करनी पड़ेगी। यह औषधि बहुत ताकत देती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव खतरनाक हैं। माना बूस्टर, यह सोचकर उसने उसे निगल लिया और माना उसके शरीर में फैल गया। उसने एक और बात सोची, उसकी आंटी जोंगा ने उसे एक तकनीक सिखाई थी, जब उसकी जान खतरे में हो तब इस्तेमाल करने के लिए। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसमें वह अपने शरीर में माना को जबरदस्ती प्रवाहित करता है, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ उसका शरीर टूटने लगता है। उसने दांत भींचकर उस ऊर्जा को नियंत्रित करना शुरू किया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, नसें उभर आई थीं और आंखों में खून उतर आया था, लेकिन अब रुकने का कोई विकल्प नहीं था। उसने तुरंत उठकर पूरी ताकत से आगे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि अब यह लड़ाई उसके जीवित रहने की आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। जान खतरे में है, यही वह पल है। उसका पूरा शरीर चमक उठा और उसके हाथों में पकड़ी तलवार भी चमकने लगी। उसने सामने देखा और हेवन डिनाइंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। ऊर्जा चारों तरफ फैल गई और टर्टल हेड माउंटेन उसकी ओर बढ़ा। नायक साइड में कूद गया और जमीन पर फिसलते हुए रुक गया। उसने सोचा कि टर्टल हेड माउंटेन को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कम से कम वह उसे रोक तो पाया। इसी तरह वह उसे मारेगा। उसने फिर से वार किया, लेकिन अगले ही पल टर्टल हेड माउंटेन ने अपने मुंह में ऊर्जा इकट्ठा की और नायक ने सोचा, ये इसका सबसे खतरनाक हमला है। एक ऐसी दहाड़ जो खून जमा दे। वह माना की लहरों से जकड़ गया। धिक्कार! तभी उसे अपने सीने में ऊर्जा महसूस हुई और उसने सोचा, उसकी डार्क एनर्जी इस भयानक दहाड़ का विरोध कर रही है। आगे बढ़ो। वह अचानक आगे दौड़ा और दांत भींचकर तलवार घुमाई। उसने पहले बाउंडलेस मूव्स का इस्तेमाल किया और दानवों को काटता हुआ आगे बढ़ा। उसने टर्टल हेड माउंटेन की गर्दन पर हमला किया और फिर साइड में कूद गया। टर्टल हेड माउंटेन ने जोरदार ऊर्जा का प्रहार किया, जिससे एमसी के मुंह से खून के थक्के निकल आए। घुटनों के बल बैठते हुए उसने सोचा, उसके पास समय नहीं है। माना बूस्टर और हेवन डिनाइंग टेक्निक के कारण उसकी ताकत लंबे समय तक खत्म हो जाएगी। सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। उसे कोई शॉर्ट तरीका ढूंढना होगा। उसने अपनी जैकेट पकड़ी और आगे दौड़ा। उसने सोचा 10, 4। वह अचानक रुका और ध्यान एक धागे जैसी ऊर्जा पर केंद्रित किया। फिर वह आगे दौड़ा और सोचा 3। फिर वह शुगो तक पहुंच गया। शुगो मुड़कर चौंकते हुए चिल्लाया, क्या ये कैसे? नायक ने सोचा 1। फिर उसने अपनी तलवार उसकी ओर तानी और सोचा, वह मुश्किल से पहुंच पाएगा। काश उसके हाथ थोड़े लंबे होते। कुछ ही पलों बाद खून से सनी तलवार जमीन पर गिर गई। एमसी पूरा कांपते हुए एक घुटने पर बैठ गया और अपनी अंदर की जेब की ओर हाथ बढ़ाते हुए सोचा, उसे खुद का ध्यान रखना होगा। अगर वह अभी बेहोश हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। आंट जोंगा ने उसे कहा था कि इस खतरनाक टेक्निक के बाद इसे तुरंत पीना। उसने शीशी निकाली और उसका तरल पी लिया, यह सोचते हुए कि अच्छा हुआ वह नेक्टर साथ लाया। उसे और राक्षस आने से पहले इस किलर से निपटना होगा। अगले ही पल वह जमीन पर गिर गया। फिर उसने आंखें खोली और हैरानी से सोचा, वह कहाँ है? चारों ओर सब कुछ सफेद था। टमर क्या हुआ? फिर वह चौंककर चिल्लाया और मुट्ठी भींचकर सोचा, उसका पूरा शरीर जैसे फाड़ा जा रहा है। तभी एक विशाल आंख ने उसे देखा और पूछा, क्या यही अंत है? ये जीव बहुत खतरनाक है। ये इस लड़के के शरीर में कैसे आ गया? वह चाहती थी कि वह कभी न जागे। यही बेहतर होगा, उसे खाना होगा। अगले ही पल उसके सामने एक वस्तु गिरी और नायक ने सोचा, क्या यह पर्पल हनीकॉम्ब है? क्या यह सच में पर्पल ट्वाइलाइट स्टोन है? टर्टल हेड माउंटेन ने कहा, यह उसके लिए नहीं है, यह उसके लिए है। यह एक नए युग की शुरुआत है। उसे बढ़ना होगा बच्चा, नहीं तो यह युग उसे निगल जाएगा। कुछ समय बाद हुआ ने नायक को देखा और कहा, ओह वह जाग गया। उसने ऊपर देखा और कहा, हुआ वह नाराज हो गई। वह उसके लिए कैसी हुआ है? वह तो उसकी बड़ी बहन जैसी है। ठीक है, वह धीरे बोलेगी। यह उसकी हालत की वजह से है। वह कैसा महसूस कर रहा है? उसने अपने शरीर में ऊर्जा को महसूस किया और सोचा कि एक भी हड्डी या मांसपेशी बिना चोट के नहीं है। फिर भी उसकी मानक क्षमता कई गुना बढ़ गई। क्या उसने सच में पर्पल ट्वाइलाइट स्टोन खा लिया? फिर उसने अपनी बहन की ओर देखा और कहा, कई माना चैनल्स कट चुके हैं। अंदरूनी अंगों को हल्का नुकसान है। हर हड्डी में दरार है और मांसपेशियां फटी हुई हैं। तो कुछ खास नहीं हुआ। डर कर चिल्लाई, क्या यह कुछ भी नहीं है? नायक ने सोचा कि उसे ही पर्पल ट्वाइलाइट स्टोन लेना चाहिए था। यह चमत्कारी एलिक्सिर ताकत, माना क्षमता और जहर तथा शाप से इम्यूनिटी देता है। इसी के लिए वह इस आइलैंड पर आया था, लेकिन उसे थोड़ा शर्म महसूस हुआ। फिर वह खड़ा हुआ और पूछा, वह यहाँ कैसे पहुंची? हुआ ने हाथ बांधकर हैरानी से देखा। तभी म्योंगजुंग दौड़ते हुए आया और चिल्लाया, तुम लोग? नायक चौंका। बड़ा भाई। वह उसके पास दौड़ा और पूछा, क्या उसे चोट लगी है? वह माना पोषण लाया है।
है, वह उसे अभी ठीक कर देगा। उसने बोतल दी और एमसी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा वह आभारी है लेकिन उसे अभी माना की जरूरत नहीं, फिर भी वह पी लेगा। म्योंगजुंग चुपचाप देखता रहा जब तक नायक ने बोतल पी ली। फिर उसने हुआ से कहा क्या वह उन्हें अकेला छोड़ सकती है? उसने कहा ठीक है, वह समझती है। फिर म्योंगजुंग ने कहा अगर वह मर जाता तो वह अपनी पूरी जिंदगी उन्हें खत्म करने में लगा देता। जिन्होंने यह किया एमसी ने धन्यवाद दिया और उसने कहा जो उसने किया वह लाई क्लैन के हिसाब से भी अद्भुत है। वह सच्चा योद्धा है लेकिन एक भाई के तौर पर वह इसे पागलपन मानता है। नायक शर्म से मुस्कुराया और सिर खुजलाते हुए कहा उसे नहीं पता था, अगर पता होता तो वह उसका इंतजार करता। म्योंगजुंग ने आह भरी और कहा कम से कम कभी कभी वह समझ सकता है कि क्या उसकी ताकत से बाहर है। नायक ने हाथ उठाकर कहा भाई उसने टेमर को हरा दिया है इसीलिए उसे जानने का हक है, वह कौन है और बाकी सारी जानकारी। म्योंगजुंग ने सिर पकड़ा और कहा उसे पता था वह यह कहेगा। ये टेमर जापान का एक पूर्व 5वीं रैंक का एक्सॉर्सिस्ट है, ऑन मियोरियो ऑर्डर का सदस्य जिसे प्रतिबंधित जादू के कारण निकाल दिया गया। जिसने उसे काम पर रखा वह आइलैंड पर आया, टर्टल हेड माउंटेन के सोने का इंतजार किया और डार्क मैजिक का सर्कल बनाया ताकि लगे कि वही उसे मार गया। नायक ने पूछा क्या क्लाइंट का पता चला? उसने कहा वह मरने की हालत में है, उससे जानकारी निकालना मुश्किल है। नायक ने कहा इसका मतलब असली निशाना वह नहीं बल्कि उसका भाई है। म्योंगजुंग ने सिर खुजलाया और माना वह सही है। फिर हल्का मुस्कुराकर कहा वह सब ठीक है, ऐसा नहीं कहेगा। एमसी ने पूछा अब क्या करें? उसने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा सब ठीक है, कुछ छोटों से उसकी रेपुटेशन ज्यादा खराब नहीं होगी लेकिन उसे स्टेट लौटना होगा। तभी नायक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा बड़ा भाई वह एक डील करता है, वह गवाही देगा कि उसे शुरू से ट्रेटर का पता था और वह उसके आदेश पर काम कर रहा था। इससे लगेगा कि उसे ऐसी जानकारी थी जो इंटेलिजेंस को भी नहीं पता थी। म्योंगजुंग ने पूछा क्या सच बताना बेहतर नहीं? एमसी खड़ा हुआ और कहा अगर लोगों को पता चला कि उसने कुछ बड़ा किया है तो वे उससे और नफरत करेंगे और उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। म्योंगजुंग ने सोचा और कहा डील बराबर होती है, उसे क्या चाहिए? नायक ने उसकी ओर देखा और कहा उसे लाइब्रेरी में प्रवेश चाहिए, सिर्फ 3 दिन। म्योंगजुंग ने कहा वह चालाक है। ठीक है, दोनों ने हाथ मिलाया। नायक ने कहा धन्यवाद, ये एक सौदा था। फिर म्योंगजुंग ने पूछा क्या वह उसके बिना भी बच सकता था? उसने कंधे पर हाथ रखकर पूछा। एमसी ने अनिश्चित होकर कहा शायद। इसके बाद म्योंगजुंग ने फोन निकाला और कहा एज्योर स्क्वाड का कॉल है, उसे जाना होगा। जाते जाते उसने तलवार उसकी ओर फेंकी और कहा उसने कुछ नहीं देखा। नायक मुस्कुराया और कहा वह खतरनाक प्रतिद्वंद्वी है भाई। फिर हुआ उसके पास आई और पूछा बात कैसी रही? उसने कहा ठीक। उसने हाथ कमर पर रखकर पूछा वह कौन सा टेस्ट रूम चुनेगा? 3 हफ्ते हो चुके हैं, कमरे खुल चुके होंगे। उसने पूछा वह कौन सा चुनेगी? हुआ ने कहा सबसे कठिन ऑब्सेशन रूम। और उसने जवाब दिया वह इंटरनल स्ट्रगल रूम में जाएगा। हुआ चौंकी क्या, ऐसा भी कोई कमरा है क्या? वह किनारे वाला है? उसने कहा हाँ। हुआ ने कहा उसने उसे निराश किया, लगता है उसने उसे ज्यादा आंक लिया था। वह आइलैंड के सेंटर से दूर जाना चाहता है तो उससे बात करने का कोई मतलब नहीं। वह सोचती थी वह उसके बराबर है बल्कि उससे बेहतर है। फिर वह मुड़कर चली गई। नायक ने उसे जाते हुए देखा और सोचा वह सोचती है। उसने आसान रास्ता चुना क्योंकि आम धारणा है कि कमरे की लोकेशन से कठिनाई तय होती है। उसने मुड़कर आह भरी और सोचा उसे जो सोचना है सोचे। कुछ देर बाद वह जंगल में चल रहा था और सोच रहा था उसे सही जगह याद नहीं लेकिन आसपास ही है। पिछले जीवन में उसने यहाँ एक केव पाई थी, यहीं वह नेमिंग सेरेमोनी की दूसरी परीक्षा देगा। उसने शाखा हटाई और आगे बढ़ा और सोचा इंटरनल स्ट्रगल रूम। उसने मशाल जलाई और सामने देखा। पहली नजर में यह दीवार लगती है लेकिन दिखावा धोखा देता है। उसने तलवार निकाली और कुछ वार किए। चट्टानों के पीछे से एक दरवाजा प्रकट हुआ। उसने सोचा यही है। इसके बाद उसने अपनी हथेली में छोटा सा कट लगाया, मुट्ठी भींची और हाथ हिलाकर ऊर्जा छोड़ी। दरवाजा चमका और खुल गया और उसे अंदर जाने दिया। एमसी एक बड़े कक्ष में प्रवेश किया। उसने कुछ बूंदें खून की एक विशेष कटोरे में डाली और कहा ली क्लैन का एक योद्धा पूर्वजों की परीक्षा देने आया है, वह अनुमति चाहता है। अगले ही पल कमरे में ऊर्जा घूमने लगी। इंटरनल स्ट्रगल रूम एक ऐसी परीक्षा देता है जो सुनने में आसान है लेकिन असल में बहुत कठिन है, खुद को युद्ध में हराना। उसी पल उसके सामने उसका एक क्लोन प्रकट हुआ। नायक ने सोचा वह जितनी बार चाहे कोशिश कर सकता है लेकिन जब तक जीत नहीं जाता वह इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता। हार मानने से भी कुछ नहीं होगा। उसने तलवार निकाली और सोचा अब शुरू करते हैं। फिर वह जमीन से उछला और आगे दौड़ने लगा। वह आगे दौड़ा लेकिन अचानक वह चौंक गया। क्या क्लोन ने लाइटनिंग स्पीड से उस पर वार किया? उसकी गर्दन पर प्रहार किया और उसका सिर उसके शरीर से अलग होने लगा। उसने सोचा यह क्या हुआ? अगले ही पल वह डर के मारे चिल्लाया और अपनी गर्दन पकड़ ली। उसने सोचा उसने तो अभी इसका सिर काट दिया था। उसे समझ आया यह इल्यूजन मैजिक है। टेस्टिंग रूम में सच में मरना असंभव है। यहाँ सब कुछ बहुत रियलिस्टिक लगता है। उसकी जगह कोई और होता तो पागल हो जाता। उसने अपना मुंह पोंछा, फिर आगे देखा और सोचा यहाँ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है। क्या वह सच में यह कर सकता है? उसने अपने क्लोन को देखा और सोचा टेस्टिंग रूम को उसकी एबिलिटीज का पूरा एक्सेस है और वह उन्हें मैक्सिमम तक यूज कर रहा है। इसका मतलब उसे खुद नहीं पता कि वह क्या करने में केपेबल है, वरना वह इस अटैक को इल्यूजन मैजिक से रोक देता। अगले ही पल अटैक फिर उसकी गर्दन की ओर आया। वह स्टैंस में आया और बोला ठीक है एक बार और, लेकिन तीसरी कोशिश में उसने पेट पर वार करके उसे खत्म कर दिया। 5वीं कोशिश में उसने अपनी तलवार से वार को रोका लेकिन उसकी गर्दन टूट गई। 10वीं कोशिश में इंस्टेंट डेथ। 13वीं कोशिश, 18वीं कोशिश, 20वीं कोशिश, 23वीं कोशिश। लड़ाई चलती रही और नायक साइड में उछलकर फर्श पर घिसटता हुआ रुका। उसने सोचा ये 75वीं या 80वीं कोशिश है। उसे पता नहीं था लेकिन अब उसे समझ आने लगा था। अब वह सब कुछ सीख सकता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी चॉइस की फ्रीडम, पूरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। उसने अपनी तलवार पकड़ी और सोचा एक अनलिमिटेड अडेप्टेबिलिटी। इस बार उसने अपना हथियार बदलकर एक लंबा भाला लिया और फिर से वार करने दौड़ा। उसने सोचा हर फाइट के साथ, हर क्लैश के साथ उनकी मूवमेंट सिंक्रोनाइज हो रही हैं। क्लोन साइड में उछला, फिर उसने अपना हथियार बदलकर तलवार बनाई और उसे नायक के पेट में घोंप दिया। उसने कहा बेवकूफ। उसने तलवार घुमाई और कहा उसने जानबूझकर
जानबूझकर वॉर मिस किया था। उसने डीमन स्प्लिटिंग अटैक यूज किया, उसके क्लोन में एक बड़ा छेद बन गया और उसने सोचा ट्रायल्स को पास करने पर ली फैमिली के मेंबर को खून में एक हिडन एबिलिटी मिलती है। अपनी पिछली जिंदगी में उसे एक बहुत साधारण एबिलिटी मिली थी, स्ट्रेंथनिंग। अगले ही पल एनर्जी की धाराएं उसके शरीर में वापस आईं और उसने सोचा, लेकिन इस बार उसने आगे हाथ बढ़ाया, एक गोल्डन ग्लो देखते हुए पूछा, यह कैसी एबिलिटी है? इसी बीच कई लोग ट्रायल रूम के एंट्रेंस के पास इकट्ठा हो गए थे और ताई होंग ने जोर से आह भरते हुए दूसरों की ओर देखा और कहा, क्या मुसीबत है? उसने सोचा था कि वह आज यहाँ से निकल जाएगा। फिर उसने हाथ बांधकर पूछा, वह इस सेरेमोनी में और कितने इंसिडेंट्स करने वाला है? तभी उसके एक सबॉर्डिनेट ने चिल्लाकर कहा, डेंसिटी बदल रही है सर। उसने कमरे की ओर हैरानी से देखा और एक और सबॉर्डिनेट चिल्लाया, दरवाजे खुल रहे हैं। एमसी वहां से बाहर आया और गिरने लगा। ताई होंग ने घबराकर उसे पुकारा, फिर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और चिल्लाया, इसे क्या हुआ है? इसे संभालना होगा। नायक ने कमजोर होकर कुछ कहने की कोशिश की। उसने पूछा, क्या? तब एमसी ने कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और कहा, पानी खाना। इसके बाद वह बेहोश हो गया और ताई होंग चिल्लाया, ओह यह गैर जिम्मेदार आदमी। कुछ समय बाद स्टेट में गावा घबराकर चिल्लाई, यंग मास्टर। उसने मुठ्ठियां भींची और नायक को गले लगाते हुए कहा, क्या उसे अंदाजा है कि वह उसके लिए कितनी परेशान थी? मॉन्स्टर टेमर टर्टल हेड माउंटेन और फिर फॉरगॉटन एंसेस्ट्रल टेस्टिंग रूम। उसने कहा, उसे यह सब घिनौना लगा। वह लगभग 1 महीने से घर नहीं आया था। उसने कहा, वह उसे डांटना चाहती थी लेकिन वह खुश थी कि वह वापस आ गया। यंग मास्टर। उसने उसका चेहरा थामा। वह मुस्कुराया और बोला, हाँ वह उसका आभारी है। फिर उसने आंसू पोंछे और कहा, उसने उसके नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया है और वह उसके लिए खाना तैयार करेगी। फिर उसने पूछा, आंटी कहाँ है? उसने कहा, यंग मास्टर कुछ हुआ है? उसने पूछा, क्या? कुछ देर बाद योंगा हल्का हंसते हुए बोली, प्रिय भतीजे क्या वह वापस आ गया? नायक हंसा और बोला, क्या उसने सोचा था कि वह वापस नहीं आएगा? वह सलाखों के पीछे खड़ी होकर माफी मांगते हुए बोली, वह खुश है कि वह सुरक्षित लौट आया। उसे बताना चाहिए कि उसने अपना मैना एनर्जी पोटेंशियल इतना कैसे बढ़ाया। उसने अभी तक वह भी मास्टर नहीं किया जो उसके पास पहले था। उसे बैठना होगा, उन्हें उसकी जरूरत है। इससे पहले कि वह खत्म करती उसने कहा, आंटी। उसने हथकड़ी लगे, हाथ सिर पर रखे और हल्का हंसते हुए कहा, चिंता मत करो वह ठीक है। एमसी ने सोचा, उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी वजह से उसे इतना सहना पड़ेगा। आखिर उसे जेल में डाल दिया गया था। कुछ समय पहले कई लोग उसे पकड़ रहे थे और वह चिल्ला रही थी। क्या वे वहीं थे? उसे पता था वहीं थे। उसने टावर में हंगामा किया था, एल्डर्स और अपने बड़े भाई पर चिल्लाई थी। वह फिर चिल्लाई, वही बात फिर से। वह हमेशा ऐसा करता है। वर्तमान में उसने कहा, माफ करना बच्चे। वह खुद को रोक नहीं पाई। उसे लगा उन्होंने उसे चोट पहुंचाई होगी। वह बेताब हो गई थी। उसे लगा वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी, जैसे वह घुट रही हो। यह कहते हुए उसने अपने हाथ गर्दन पर रखे और नायक ने सोचा, सच कहे तो उसने शुरुआत में अपनी आंटी पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन किसी समय वह उसे परिवार मानने लगा। फिर उसने आह भरी मुस्कुराया और सोचा, अब मानने का समय है। फिर वह थोड़ा मुड़ा और कहा, वह उसे यहाँ से निकाल देगा, लेकिन उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। वह चौंक गई, क्या? लेकिन कैसे? जरूरत नहीं, उसे परेशानी होगी। उसने हाथ हिलाया और उसने कहा, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वह जल्द ही रिहा हो जाएगी। वह बाद में उससे मिलने आएगा। कुछ समय बाद प्लेन एयरपोर्ट पर उतरा। तैशान उतरा और हुआयुन ने कहा, वह वापस आ गया। वह सीढ़ियों से उतरा और पूछा, क्या तुम ज्यादा देर बाहर रहे? उसने नजर झुका ली और कहा, ऐसा नहीं है मेरे स्वामी, घर पर उसके लिए नहाना और खाना तैयार है। उसने कहा, ठीक है। एमसी ने उसे देखा और सोचा, नेमिंग सेरेमोनी के बाद वह बहुत मजबूत हो गया है, लेकिन अपने पिता के सामने उसकी सारी ताकत फीकी पड़ गई। उनके बीच बहुत बड़ा अंतर था। फिर उनकी नजरें मिली और नायक ने सोचा, क्या उसने उसे देखा? उसके पिता आगे बढ़े और कहा, वह हमेशा कहता है जो आसानी से हार मान लेते हैं वे ली क्लैन के सदस्य नहीं हो सकते। लेकिन वहां मौजूद सभी में से वही था जो उसे इंसोलेंस से देख रहा था। बाकी लोग फुसफुसाने लगे, पेट्रियार्क क्या कह रहा है? क्या उसके बड़े भाई के बारे में? एमसी ने आह भरी और सोचा, वह विनम्र बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अभी भी शार्प है। कुछ समय बाद ली क्लैन के डाइनिंग हॉल में नायक दीवार के पास खड़ा था और सोच रहा था कि ली क्लैन शायद ही कभी इतने शानदार फीस्ट करता है। ये व्यक्ति लगता है कभी सबसे कम उम्र का मास्टर ऑफ मैजिक बना था, ऑन म्योरियो मिनिस्ट्री का मास्टर या मिनिस्टर। तभी चॉय उसके पास आया और माफी मांगी। उसने झुककर कहा, लॉर्ड उसे बुलाना चाहते हैं। एमसी चौंका। पिता? उसने पुष्टि की, उसे उसके साथ चलना चाहिए। नायक उसके पीछे चला और सोचने लगा, वह उसे क्यों बुला रहा है? उम्मीद है यह अच्छा संकेत नहीं है। कुछ देर बाद नायक झुका और बोला, आपने बुलाया पिता? फिर उसने आगे देखा और चौंक गया। बड़ा भाई उसे यह पसंद नहीं आया। ताइशिन ने कहा, उसे लगता है वह जानता है उसने उसे क्यों बुलाया। उसे सेरेमोनी में जो हुआ सब बताना होगा। वह वहाँ एक आउटसाइडर से मिला था और म्योंगजुंग ने उसे गिरफ्तार करने को कहा था। उसे सच बोलना होगा। क्या यह सब उसी का काम था? नायक कांप गया। फिर नीचे देखा, सोचते हुए उसे पता था वह उन्हें समझ जाएगा। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, वह सही है पिता। उसने अपने बड़े भाई को डील दी थी, इंसिडेंट का ब्लेम शेयर करने के बदले 3 दिन की लाइब्रेरी एक्सेस। पिता ने कहा, केवल आइलैंड पर उसके काम के लिए वह उसे माफ करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ इस बार। नायक झुका और धन्यवाद कहा। फिर परिवार के मुखिया ने म्योंगजुंग की ओर देखा और कहा, उसे सजा मिलेगी, लेकिन बाद में अभी उसे अपने काम पर लौटना होगा। वह फीस्ट का जिम्मेदार है। पिता ने सिर झुकाकर कहा, वह मानता है। वह नायक के पास से गुजरते हुए मुस्कुराया और उसने सोचा, क्या वह उसकी वजह से मुसीबत में पड़ेगा? फिर पिता ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, उसने उससे झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसने कई अचीवमेंट्स हासिल की हैं। उसे वह मिलेगा जो म्योंगजुंग ने वादा किया था। उसने इनर स्ट्रगल का सीक्रेट चेंबर भी ढूंढ लिया जो सम्मान के योग्य है। इसके लिए उसे रिवॉर्ड मिलेगा। नायक ने हैरानी से देखा और कहा, तब वह चाहता है? कुछ समय बाद तैशिन मेहमानों के सामने आया और कहा, वह सभी का धन्यवाद करता है जो दूर से आए हैं। स्वर्ग इन 2 युवकों को आशीर्वाद दे। इस सेलिब्रेशन के हीरोज अब नेमिंग सेरेमोनी जारी रहेगी। 8वीं बेटी अवा आए सेक्रेड सोर्ड की चुनी हुई। वह हमेशा अपने स्पिरिट की रोशनी से दूसरों को प्रकाशित करती है, इसलिए वह उसका नाम सोह्यून रखता है, ब्राइट और फॉर्चुनेट। फिर फ्लैग नीचे गिरा और उसने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। फिर उसने कहा, अब 9वां पुत्र येओन
कौन आए। एमसी आगे बढ़ा और सोचा लोग उसे वैसे ही देख रहे हैं जैसे उसकी पिछली जिंदगी में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। उसके पिता ने कहा वह दृढ़ और सतर्क है, तेज दिमाग वाला और अडिग, जैसे एक ब्लैकस्मिथ किसी अयस्क को खतरनाक हथियार में बदलता है, उसके लिए इससे बेहतर नाम नहीं। उसने उंगलियां चटकाई और कहा वह उसका नाम चोल रखता है, आयरन। अगला फ्लैग भी गिरा और नायक ने सोचा उसने खुद यही नाम चाहा था। वह आयरन जितना मजबूत बनना चाहता था, लेकिन अब इसका नया अर्थ होगा। वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह ली क्लैन का पेट्रियार्क नहीं बन जाता। उसने सीने पर हाथ मारा और मुस्कुराते हुए सोचा वह ली चोल है। उसने चिल्लाकर धन्यवाद कहा। कुछ समय बाद ली क्लैन के डिटेंशन में जुंगा ने सिर पकड़कर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसने सलाखों को पकड़ा और चिल्लाई उसे बाहर निकालो, वह यहाँ घुट रही है, यह हद से ज्यादा है। उन्होंने उसे अपने भतीजे के घर भी नहीं जाने दिया। उसने कहा वह उसे यहाँ से निकालेगा। वह कहाँ है? बाहर खड़ा गार्ड चुपचाप बचाव की प्रार्थना कर रहा था। तभी पास का फोन बजा और कुछ देर बाद जुंगा फिर चिल्लाई उसे बाहर निकालो। एक गार्ड उसके पास आया और कहा वह जा सकती है मैडम। वह चौंक गई। क्या? उसने कहा उसका केस बाद में तय होगा, लेकिन उसे हिरासत से रिहा किया जाता है। उसने हैरानी से देखा, फिर दरवाजा लात मारकर खोला और खुशी से उछलते हुए बोली हुर्रे। गार्ड ने चिल्लाकर कहा दरवाजे को मत मारो। तभी नायक ने कहा रुकिए आंटी। वह मुड़ी, उसे देखा और बोली आह भतीजे। वह चौंक गई। क्या सच में वही है? उसने कहा क्या उसने ही उसे रिहा कराया है? वह इसकी पुष्टि करता है। उसने पूछा लेकिन कैसे? फिर उसने दस्तावेज लिया और पूछा यह क्या है? उसने उत्तर दिया कि अब वह उसकी रानी है। आंटी, उसने पढ़ना शुरू किया। ग्योंगा को परिषद के बुजुर्ग की शक्तियां दी जाएंगी और उसे 9वें उत्तराधिकारी का शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। वह उलझन में दस्तावेज देखने लगी। एमसी ने कहा कि अब वह उसका शिष्य है, उसकी आंटी। उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। कुछ समय बाद नायक अपने कपड़े ठीक कर रहा था। गोवा ने पूछा क्या वह आज ही शुरू करेगा? उसने उत्तर दिया हाँ। अभी उसने आंसू भरी आंखों से सांस ली। यंग मास्टर वह पहले ही 13 वर्ष का हो चुका है। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, अब वह जा रहा है। वह सही स्थान की ओर बढ़ा और कहा अब उसका कैडेट जीवन शुरू होता है। कुछ समय बाद वह क्षेत्र में पहुंचा और अन्य कैडेट आपस में बात कर रहे थे। उसे देखना चाहिए, क्या यह वही हाफ ब्रीड है? हाँ वही है, एक बास्टर्ड। मैंने सुना उसने स्टील चयन और नामकरण समारोह में असंभव काम किए। हाँ वह बस भाग्यशाली था। वह मूर्ख है। कोई नामकरण समारोह में इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? यह रोचक है। नायक ने सोचा मूर्ख शायद अब बहुत हो गया। तभी एक कैडेट ने कहा देखो यह 8वीं उत्तराधिकारी है। वह खुद को बिल्कुल अलग तरीके से रखती है। निश्चित ही वह एक महान कुल की योग्य उत्तराधिकारी है। उसी समय 13 वर्ष की सोह्यून आगे बढ़ी। एमसी ने उसे देखते हुए सोचा वे उससे बिल्कुल अलग तरीके से अभिवादन कर रहे हैं। वह उसके पास आई और नमस्ते कहा। उसने अभिवादन लौटाया और कहा कि काफी समय से वे नहीं मिले। वह झिझकते हुए नजरें फेर कर बोली क्या वह नामकरण समारोह में हुई बात के लिए उससे नाराज नहीं है? उसने पूछा कौन सी बात? उसने कहा उसने उससे कहा था कि वह निराश है। उसने उत्तर दिया कि उसे लगा वे अब बड़े हो गए हैं और इतनी ठंडी बातें कर रहे हैं। फिर उसने सांस ली और उसे भूल जाने को कहा। उसने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसने मुट्ठियां भींची और खुशी से पूछा सच में? फिर मुस्कुराकर बोली। यह उसके कंधों से बोझ हट गया। उसे छोटी बातों पर अटकने की आदत है। क्या उसने ध्यान दिया? उसने पूछा इसका क्या अर्थ है? उसने कहा इसे भूल जाओ। उसने सुना था कि उसकी आंटी उसकी शिक्षक बनी है और उसे पुस्तकालय जाने की अनुमति है। तभी प्रशिक्षक ने चिल्लाकर कहा ध्यान दें, अब उन्हें कक्षाओं में बांटा जाएगा। जब उनका नाम पुकारा जाए तो वे अपने प्रशिक्षक के सामने सीधी पंक्ति में खड़े हों। कैडेटों की भीड़ चर्चा करने लगी कि क्या होगा। वह चिंतित था, यदि वह गलत कक्षा में गया तो यह आपदा होगी। नायक ने सांस ली और सोचा यह स्वाभाविक है। कैडेट की पढ़ाई 3 वर्ष चलती है और कक्षा विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। हर वर्ष 5 कक्षाएं होती हैं और उन्हें रैंक के अनुसार बांटा जाता है। फिर प्रशिक्षक ने कहा यंग लेडी सोह्यून, आप प्रथम कक्षा में जाएंगी। उसने दस्तावेज दिए और उसने स्वीकार कर धन्यवाद कहा। नायक ने सोचा स्वाभाविक है, वह प्रथम कक्षा में है। फिर प्रशिक्षक ने कहा अगला है मिस्टर चोल। उसने दस्तावेज दिए। नायक ने धन्यवाद कहा और लौटते समय दस्तावेज देखे और सोचा उसके चेहरे पर संतोष साफ लिखा है। उसे अंदेशा था ऐसा होगा, पर इतना खुलकर नहीं। 5वीं कक्षा जिसे डंप कहा जाता है, वहाँ मीडियोकर्स, लूजर्स और इग्नोरेमसेस रखे जाते हैं। ली कुल के कैडेट नामकरण समारोह के प्रदर्शन के आधार पर चुने जाते हैं और उनके परिणाम बुजुर्ग परिषद और प्रभावशाली रिश्तेदारों द्वारा तय होते हैं। वे सोचते हैं कि वे उसके रास्ते में बाधा डाल रहे हैं, लेकिन यह उसके लिए लाभ है। कम काम। फिर शिक्षक उसके पास आया और कहा यंग मास्टर, आपको पास होना होगा, 5वीं कक्षा वहाँ है। उसने कहा। वह समझ गया और जा रहा है। तभी उसने सोह्यून को उसे देखते देखा और सोचा यह कैसी अभिव्यक्ति है, जैसे वह हस्तक्षेप करने को तैयार हो। यदि वह कुछ न करे। उसने हाथ हिलाया और सोचा सब ठीक है। वास्तव में उसके मन में कुछ और था। कुछ समय बाद वह अन्य कैडेटों के साथ खड़ा था और वे बात कर रहे थे। धिक्कार है 5वीं कक्षा, क्या वह पास भी होगा? वह अपने पिता से क्या कहेगा? उसे इस कचरा कक्षा में नहीं होना चाहिए। यह ली परिवार के मूर्ख हैं जो सबका स्तर गिरा रहे हैं। एमसी ने सोचा दयनीय, और ये ली कुल के कैडेट हैं। तभी किमहान उसके पास आया और पूछा क्या वही युवा उत्तराधिकारी है? नायक ने पुष्टि की। उसने छाती पर हाथ रखकर कहा उसने अनुमान लगाया था, पर वह उससे मिलना चाहता था। उसने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया कि वह उनके कुल के लिए काम करने वाले लोहार का पुत्र है और उसके साथ एक ही कक्षा में होना सम्मान है। नायक ने सोचा किमहान उसे अपने पिछले जीवन में याद नहीं। फिर उसने पूछा वह उससे क्यों मिलना चाहता है? उसने झिझकते हुए सिर खुजलाया और कहा लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और वह उसकी प्रशंसा करता है। नायक ने सोचा वह झूठ नहीं बोल रहा। फिर उसने कहा उससे मिलकर अच्छा लगा, और 5वीं कक्षा के बारे में क्या सोचता है? किमहान ने मुस्कुराकर कहा शायद इसका अर्थ है उसकी क्षमता यहीं तक है, लेकिन भविष्य कौन जानता है। यह कहकर उसने मुट्ठी भींची। नायक मुस्कुराया और कहा वह अच्छा साथी है। वह चकित हुआ। फिर कई कैडेट आए और मित्रता का प्रस्ताव दिया। उनके नेता चोई इन्हा 15 वर्ष का था। उसने कहा वे साथ मेहनत करेंगे और कोई प्रश्न हो तो पूछें। फिर ली जंग हो ने ताली बजाकर कहा अब वे शुरू करेंगे। वह 5वीं कक्षा का प्रशिक्षक है। उसका नाम जंग हो है। आज नए छात्र आए हैं और उन्हें एक दूसरे को जानना होगा। वह 5वें रैंक का योद्धा भी है। एमसी ने उसे देखकर सोचा वह उसे याद
याद है वह पहले भी उतना ही उत्साही था और पिछले जीवन में उसने उसे निजी शिक्षा भी दी थी। फिर उसने कहा आगे बढ़ते हैं, इन्हा उसे बाकी समझाएगा। उसने मुस्कुराकर कहा स्वागत है। वह दूसरे वर्ष में है और 2 वर्षों से कक्षा प्रतिनिधि हैं। वे काफी देर से खड़े हैं, जो बैठना चाहे बैठ जाए। अब उन्हें नया प्रतिनिधि चुनना है। कैडेट होने के बावजूद उन्हें वास्तविक युद्ध मिशनों का सामना करना होगा, इसलिए प्रतिनिधि एक स्क्वाड लीडर जैसा है। प्रशिक्षक केवल पाठ्यक्रम देखता है, बाकी सब प्रतिनिधि संभालता है। एक कैडेट ने पूछा चयन कैसे होगा? उसने कहा वे पहले कंपटीशन करेंगे, केवल शारीरिक कॉम्बैट, कोई मैजिक नहीं। हर मैच के बाद विश्राम होगा। नायक ने पूछा क्या वह गंभीर है? इन्हा ने पूछा क्या समस्या है? उसने कहा बस इतना कि उन्हें जागना चाहिए। ये लीकुल का मार्शल स्कूल है। उसने तलवार उठाई और कहा यदि उन्हें बच्चों का खेल खेलना है तो शहर के किसी साधारण विद्यालय में जाएं। इन्हा ने कहा वह उन्हें कठोरता से आंक रहा है, वे केवल व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। नायक ने तलवार जमीन में गाड़ दी और कहा शब्दों से कुछ नहीं होगा, वे एक एक करके आए और वह सबको संभालेगा। कुछ समय बाद वह खड़ा था और बाकी सभी पराजित जमीन पर पड़े थे। इन्हा ने सोचा अद्भुत, उसने अकेले इतने लोगों को हरा दिया। फिर नायक ने उसे बुलाया और कहा अगला बुलाओ। उसने कहा अब कोई नहीं बचा। नायक ने कहा अब उसकी बारी है। फिर वे लड़े। इन्हा ने वार रोका और सोचा वह इतना क्यों कर रहा है, ये साधारण कंपटीशन है, कोई सम्मान नहीं। वह थक चुका था पर उसने समझा वह भी कभी डेस्परेट था, वह हर कीमत पर जीतना चाहता था। फिर सोचा अनुकूलन आसान है, समझौता भी संभव है, यही वयस्क होना है, पर वह जीतना चाहता है। फिर नायक ने वार किया और कहा वह जीतेगा। उसने हथियार घुमाकर तलवार गिरा दी। इन्हा घुटनों पर गिरा। नायक ने कहा उसे हीलर के पास ले जाओ। तभी इन्हा चिल्लाया। लड़ाई खत्म नहीं हुई, वह दौड़ा। एमसी ने वार रोका और सोचा वह लेफ्ट हैंडेड है, उसका दायां हाथ टूट चुका था पर वह बाएं से लड़ रहा था। नायक ने कहा यह खत्म है और उसे गिरा दिया। फिर दूसरों से कहा उसे ले जाओ, वह ऐसे जीने का आदी है जैसे कल नहीं होगा। यदि तुम संघर्ष नहीं करोगे तो सब खो दोगे। कभी कभी सांस लेना भी कठिन होता है, खुद को और अपने प्रियजनों को बचाने के लिए लगातार लड़ना पड़ता है। कौन है यहाँ जिसकी ऐसी जिंदगी है? सब उसे देखने लगे और उसने कहा यही असली लड़ाई है, फिर जंग हो। उसके पास आया और कहा यह बहुत अधिक है। 4 की हड्डियां टूट गईं, 3 को इंटरनल इंजरी हुई। प्रोटैगोनिस्ट जोर जोर से सांस लेते हुए कहता है कि अगर उन्हें ली क्लान में सर्वाइव करना है तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इस पर वह जवाब देता है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। तभी प्रोटैगोनिस्ट अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहता है टीचर, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी समझ चुके थे कि वह क्या कहना चाहता है। क्या उससे सच में उसे समझाने की जरूरत है? वह आगे बढ़ता है और कहता है कि उसके जैसे लोग ली क्लान में बहुत कम हैं। वह दयालु है, लेकिन वह ली क्लान के कैडेट्स के साथ काम करता है। अगर कोई कैडेट सही रास्ते से भटकता है तो उसे वापस लाना उसकी जिम्मेदारी है, चाहे उन्हें पसंद आए या नहीं। ये उसकी इच्छा नहीं बल्कि उसकी ड्यूटी है। तभी जंग हो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। कुछ देर बाद प्रोटैगोनिस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रवेश करता है, हाथ हिलाता है और सोचता है कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है। फिर वह बाकी कैडेट्स की तरफ देखता है और सोचता है कि उसने सच में कल बहुत ज्यादा कर दिया था। कुछ लोग उसे घूर रहे थे लेकिन कोई नजरें नहीं हटा रहा था। अगर वे कल की तरह ही व्यवहार करते, अपनी नजरें छिपाते, तो इसका मतलब होता कि वे कभी कुछ नहीं बनेंगे। ये सब उसे उम्मीद देता है। फिर वह आगे बढ़ता है और कैडेट्स के बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि ये रहा वह बेवकूफ घमंडी। तभी किम हान उसके पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है यंग मास्टर, ये रहा वह। प्रोटैगोनिस्ट उसे देखकर कहता है कि वह जल्दी आ गया। वह मुस्कुराता है और सिर खुजाते हुए मान लेता है कि हाँ, वह उसे हराने के बाद लेट नहीं होना चाहता था। प्रोटैगोनिस्ट जवाब देता है कि वे तो सिर्फ कैडेट्स हैं, उसके लेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अजीब सा हंसता है और फिर पूछता है यंग मास्टर, क्या वह उससे एक अजीब सवाल पूछ सकता है? प्रोटैगोनिस्ट हाथ बांधकर कहता है हाँ बिल्कुल। वह पूछता है कि वह उसके जैसा ताकतवर कैसे बन सकता है? प्रोटैगोनिस्ट जवाब देता है कि वह उसे अभी बता सकता है, लेकिन वह अब भी किसी को सिखाने के लेवल पर नहीं है। हालांकि वह ये कह सकता है कि उसकी आईसाइट और रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं। वह हैरान हो जाता है क्या? वह कहता है कि कल उसने उसके फेंट्स 3 बार डॉज किए थे। उसकी आईसाइट उसकी ताकत है और उसे लगता है कि कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स उसके लिए ब्रूट फोर्स से बेहतर होंगी। उसे इसी पर पूरी मेहनत करनी चाहिए और एक दिन उसे खुद पता चल जाएगा कि वह कितना बदल गया है। किम हान सिर हिलाकर उसे धन्यवाद देता है। तभी इन्हा उसके पास आता है और नमस्ते करता है। प्रोटैगोनिस्ट देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, वह आज ट्रेनिंग नहीं कर सकता। वह पूछता है कि अगर वह क्लास छोड़ देता तो क्या वह समझता? फिर वह अपनी रेसलिंग वाली बात शुरू कर देता और उसे बताता कि वह कितना पैथेटिक है। वह सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि वह ये सब सुनना नहीं चाहता था। एमसी मुस्कुराता है और सोचता है कि वह बदल गया है। तभी टीचर आदेश देता है लाइन में लगो। 4 ने छुट्टी ली और 5 आए ही नहीं। कुल मिलाकर 11 लोग मौजूद थे। वह सोचता है कि सबने ठीक से नींद नहीं ली और माहौल पूरी तरह बदल गया है। एक शिकारी की मौजूदगी ने आम बच्चों को डरे हुए बना दिया। फिर वह कहता है कि आज उसे उनका लेवल इवेल्युएट करना था, लेकिन उनकी हालत इसकी अनुमति नहीं देती। वह मुट्ठी भींचकर कहता है कि उसे उन्हें थोड़ा आराम देना होगा और क्लास शुरू होती है। कुछ देर बाद वह उनकी फिजिकल कंडीशन देखता है और कहता है कि क्लास मॉनिटर क्लास को संभालेगा। प्रोटैगोनिस्ट कमर पर हाथ रखकर सांस लेता है और सोचता है कि असेसमेंट पूरे 10 घंटे चला। वह भी थक चुका है, लेकिन आराम का समय नहीं है। वह आगे देखता है जबकि बाकी लोग पीछे फुसफुसा रहे होते हैं कि क्या इंस्ट्रक्टर आज अलग व्यवहार नहीं कर रहा? कल बहुत लोग घायल हुए थे और पहले वह उन्हें आराम करने देता। तभी एमसी कहता है अटेंशन। वे पहले से जानते हैं कि वह चिल है, उनका नया क्लास रिप्रेजेंटेटिव। जैसा कि इन्होंने कल कहा था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ इंस्ट्रक्टर को जवाब देता है और बड़ी जिम्मेदारी उठाता है। उसके साथ ट्रेनिंग बहुत कठिन होगी और जो मेहनत नहीं करना चाहते वे जा सकते हैं। उसके पास कमजोर लोगों के लिए समय नहीं है। तभी 5वीं ग्रेड का कैडेट किम बोसोंग उसे कहता है ज्यादा घमंडी मत बनो बेवकूफ। प्रोटैगोनिस्ट अपनी तलवार जमीन पर रखकर कहता है कि जिसे वह पसंद नहीं है वह कभी भी उससे लड़ सकता है। उसके एक जोरदार वार से ही वे खुद क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। वह हाथ आगे बढ़ाकर कहता है अब
बातें बंद करो और शुरू करो, उन्हें जोड़ी बनानी होगी। कुछ देर बाद वह सोचता है कि उनमें से सिर्फ 6 ही लड़ने लायक हैं, बाकी पहले ही हार मान चुके हैं। फिर वह कहता है बस काफी है, वे जा सकते हैं। कैडेट्स आपस में बहस करने लगते हैं कि ये क्लास नर्क जैसी है और सब उस बेवकूफ की वजह से उसने पढ़ाई में पूरी रुचि खो दी है और वह उसकी बात नहीं मानेगा। तभी किम हान गुस्से में मुट्ठी भींचकर उन्हें चुप रहने को कहता है। वह भी बहुत नाराज था क्योंकि थके होने के बावजूद कोई भी उस पर एक भी वार नहीं कर पाया। एक कैडेट उसकी बात मानता है और इन हान से पूछता है कि क्या उसे पिछला साल अच्छा नहीं लगा था। इससे पहले कि वह पूरा बोले वह कह देता है हाँ, इतना अच्छा लगा कि वह 1 साल और रुक गया। सब हैरान हो जाते हैं। क्या? वह आह भरकर कहता है कि अगर वह इस साल नहीं बदला तो जिंदगी भर एक बेकार इंसान बना रहेगा। चाहे उसकी 100 हड्डियां टूट जाएं, फिर भी वह कोशिश करना चाहता है। वह सच में चाहता है। वे सब जानते हैं कि ये बेवकूफ नहीं बल्कि ली क्लान का यंग मास्टर उन्हें क्या समझाना चाहता है। उसने लड़ाई की बात की तो वह इसे आजमाना चाहता है। उसे लगता है कि ये उसका आखिरी मौका है बदलने का, इसलिए वह उन्हें सलाह देता है कि अनजान बनने का नाटक न करें। कुछ देर बाद क्यूंघा कहती है कि उसे ट्रांसफॉर्म होना होगा। एमसी अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता है। स्पेशल डिवाइसेस उसके शरीर से जोड़े जाते हैं और फिर वह उसे रोक देती है। बस काफी है। वह सिर पकड़कर कहती है कि फिर से नहीं हुआ। वह अभी भी ऑरा क्लियर नहीं कर पा रही, ये टूट रहा है। वह दस्तावेज देखकर गुस्से में कहती है कि 3 स्टार तक पहुंचने के बाद ऐसी समस्या आएगी। उसने कभी नहीं सोचा था। अगर उसके पास एंशिएंट मना मेथड्स की रिलायबल जानकारी होती तो समाधान मिल सकता था। प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि क्या वह बाउंडलेस की मेमोरीज पढ़ सकता है, लेकिन वह उसे अनुमति नहीं देती। उसने लाइब्रेरी से थोड़ा बहुत ही सीखा है। ब्लैक ड्रैगन प्राचीन कोरिया का आतंक थे और राक्षस भी उनसे डरते थे। उन्होंने साम्राज्य के बेहतरीन जनरलों को मार गिराया। प्राचीन कोरिया के हीरो इकट्ठा हुए और उन्होंने ड्रैगन को उत्तर में माउंट मांगुई में सील कर दिया। इस कार्य के लिए सम्राट ने उन्हें जमीन दी। सम्राट की उदारता से प्रेरित होकर उन्होंने एक अनोखी तलवार बनाई जिसका नाम बाउंडलेस था। वह गलती से इस तलवार की उत्पत्ति जान लेता है और चौंक जाता है। वह मुट्ठी भींचता है और क्यूंगा उसे देखकर कहती है कि फिर भी वह ऑरा फॉर्मेशन तक पहुंच गया है। उसका खुद से 3 स्टार की ओर बढ़ना ही एक चमत्कार है। जल्द ही वे इस बाधा को पार करने का तरीका ढूंढ लेंगे। दरअसल उसे मना एनहांसमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन की लगभग पूरी जानकारी है। एमसी मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करता है और पूछता है कि 3 स्टार तक पहुंचने पर क्या होगा आंटी। वह चश्मा ठीक करते हुए कहती है कि वह अपनी ऑरा से गांशी मैजिक टेक्निक इस्तेमाल कर सकेगा, लेकिन इसे मास्टर करने में समय लगेगा। फिर वह पूछती है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। वह हाल में हमेशा थका रहता है। वह आह भरकर कहता है सब पहले जैसा ही है। वह पूछती है सच में क्या वह उसकी मदद कर सकती है। वह पूछता है कैसे। वह अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा और उसे अपनी आंटी पर भरोसा करना चाहिए। कुछ देर बाद वह अजीब सी मुस्कान के साथ सोचता है कि वह कुछ गलत करने वाली है। तभी जंग हो कहता है कि आज माना टेक्निक्स पर स्पेशल लेक्चर होगा, कैडेट्स को तैयार होना चाहिए। उनके सामने ली क्लान साइंटिफिक इंस्टीट्यूट की एल्डर जोंगहा खड़ी होती है। वह उनकी ओर इशारा करके कहता है तालियां बजाओ। जोंगहा मुस्कुराते हुए कहती है ये क्या कर रहे हैं। वह चौक उठाकर आंख मारते हुए कहती है कि उसे घुमाना पसंद नहीं है और सीधे शुरू करना चाहिए। कैडेट्स बैठकर उसे देखते हैं और प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि वह अच्छी टीचर है। कुछ देर बाद वह ताली बजाकर कहती है कि बोरिंग हिस्सा खत्म हुआ, अब मजेदार हिस्सा शुरू होगा। वह उन्हें आयरन लाइन टेक्निक का इम्प्रूव्ड वर्जन सिखाएगी। जुनहो हैरान हो जाता है, क्या ये क्लास खत्म नहीं हुई। वह कहती है कि यही सबसे जरूरी हिस्सा है और उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। वह प्रोटैगोनिस्ट को बुलाकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है। वह पूछता है क्या होने वाला है। वह कहती है कि आमतौर पर ली क्लान के डायरेक्ट एयर्स को पूरा सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिलता, इसलिए उसकी आंटी उसकी मदद कर रही है। वह मुस्कुराकर धन्यवाद देता है। वह कहती है अगर सब सही हुआ तो उसकी एनर्जी पोटेंशियल दोगुनी हो जाएगी। वह खुश होकर मान जाता है। कुछ देर बाद जुनहो कहता है कि अब वे माना टेक्निक्स की प्रैक्टिस करेंगे और जोड़ी बनाएंगे। तभी इन्हा उसके पास आकर कहता है कि वह उसके साथ ट्रेनिंग करना चाहता है और उसे कोई मौका नहीं देगा। प्रोटैगोनिस्ट मुड़कर हथियार उसकी ओर करते हुए कहता है अच्छा है। वह भी उसे पहले वार नहीं करने देगा और दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं। क्यूंगा ये देखकर सोचती है कि उसका भतीजा सच में खतरनाक है और उसे अपने बचपन की याद दिलाता है। तभी कुछ कैडेट्स बड़बड़ाते हैं कि वह कितना परेशान करता है। वह अवैध है फिर भी उनसे ऊपर है। उसकी ताकत उनसे कई गुना ज्यादा है और उसने स्पेशल एबिलिटीज भी विकसित कर ली है। उसका दोस्त कहता है कि वे भी यहाँ खाली नहीं बैठे थे, फिर भी वह खुद को उनसे बेहतर क्यों समझता है। तभी क्यूंगा उन्हें बुलाती है और वे डर कर मुड़ते हैं। वह पूछती है कि क्या वे उसके भतीजे के बारे में बात कर रहे थे। वे घबराकर मना करते हैं और माफी मांगते हैं। वह गुस्से में पूछती है क्या वे उसे जानते भी हैं जो उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। वे जवाब देते हैं कि वह भी सब कुछ नहीं जानता। तभी बोसोंग वहाँ आता है और कहता है कि वे भी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे नजरअंदाज कर दिया जाता है जैसे वे कुछ हैं ही नहीं।